हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीई रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रेपोजिशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेपोजिशन की, उसकी डेफिनेशन की, फिर उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन देखेंगे कि उनको हम कहाँ पर और कैसे यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम प्रेपोजिशन का जो मीनिंग है वो एक डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं प्रेपोजिशन। तो जो ये वर्ड है प्रेपोजिशन, दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। तो देखो यहाँ पर प्री प्लस पोजीशन से मिलकर बना है हमारा प्रेपोजिशन। प्री का मतलब होता है बिफोर, प्री का मतलब होता है बिफोर, और पोजीशन मतलब होता है हमारा कि कोई भी प्लेस। तो यानी कि बिफोर प्लेस, तो इसको बोलेंगे हम प्रेपोजिशन, यानी कि बिफोर प्लेस को प्रेपोजिशन बोलेंगे। अभी बिफोर, प्री का मतलब बिफोर है और पोजीशन का मतलब प्लेस है। तो ये है क्या, मतलब हम इसके बारे में समझेंगे डेफिनेशन के थ्रू। तो देखो यहाँ पे लिखा है जो प्रेपोजिशन होता है मीन्स, मतलब उसका मतलब होता है अ वर्ड, एक शब्द। प्रेपोजिशन मतलब एक ऐसा शब्द या फिर अ सेट ऑफ वर्ड्स, यानी कि सेट ऑफ वर्ड्स यानी बहुत सारे जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हों, उसको बोलते हैं हम सेट ऑफ वर्ड्स, यानी कि दो से ज़्यादा शब्द, दो या दो से ज़्यादा। तो एक वर्ड या फिर दो या दो से ज़्यादा जो वर्ड होंगे, प्लेस, उनको प्लेस किया जाता है, यानी कि उनकी पोजीशन बताई जाती है कहाँ पर, बिफोर। बिफोर मतलब प्री, अ नाउन और प्रोनाउन। तो हमारी जो ये डेफिनेशन है ये क्या कहती है कि प्रेपोजिशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे शब्द या कुछ शब्दों का एक सेट जिसको हम प्लेस करते हैं नाउन या प्रोनाउन से पहले। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन या प्रोनाउन से पहले जो हम शब्द लगाते हैं, बिफोर मतलब पहले, प्री का मतलब पहले, तो उससे पहले हम जिन भी शब्दों, नाउन और प्रोनाउन से पहले जिन शब्दों को हम प्लेस करते हैं यानी कि उसकी पोजीशन बताते हैं, तो ऐसे जो वर्ड है, ऐसे जो सेट ऑफ वर्ड है वो क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन कहलाते हैं। क्लियर हो गया। और ये प्रेपोजिशन किसको डिनोट करते हैं, प्रेपोजिशन डिनोट करते हैं रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप को डिनोट करते हैं किसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन और जो दूसरे वर्ड है सेंटेंस के अंदर, यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं उनकी रिलेशनशिप बताते हैं नाउन और प्रोनाउन के साथ। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं। प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जिनको हम किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन से पहले रखते हैं और वे हमारे उस नाउन और प्रोनाउन की संबंध को बताते हैं सेंटेंस में दूसरे शब्दों से। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेपोजिशन हो क्या होती है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल हमें गिवन है जिसके थ्रू हम इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझ लेंगे। द बुक, बुक इज ऑन द टेबल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बुक क्या है, हमारा नाउन है। द बुक एक नाउन है, बट नाउन से पहले यहाँ पे हमें कोई भी वर्ड नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं द टेबल। द टेबल भी हमारा नाउन है और द टेबल से पहले हमें क्या दिख रहा है, ओन दिख रहा है। तो ओन क्या हुआ हमारा, ओन हुआ हमारा प्रेपोजिशन। अब हमने इसको कहाँ पर रखा है, ये इसकी पोजीशन क्या है, इसको हमने रखा है नाउन से पहले। तो नाउन से पहले जिस वर्ड को हमने रखा है वो है ओन, और ओन क्या है, हमारी प्रेपोजिशन है। अब जो ये ओन वर्ड है ये रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच में, बुक के बीच में और टेबल के बीच में, यानी कि बुक टेबल पर है, तो बुक और टेबल के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक है, और ये हमें किससे पता चली, ओन वर्ड से। ओन क्या है, हमारा प्रेपोजिशन। क्लियर हो गया होगा आपको। एक और देख लेते हैं, ही जम्प्ड, वह कूदा, इनटू द रिवर। द रिवर हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आया है, इनटू। इनटू क्या है, हमारी प्रेपोजिशन है। इनटू हमारी प्रेपोजिशन है और इनटू क्या बता रहा है, इनटू ही जम्प्ड, वह कूदा रिवर में। तो ही और जम्प्ड और रिवर तीनों का आपस में रिलेशनशिप बता रहा है, यानी कि जो नाउन है हमारा द रिवर, उसका संबंध किससे है, ही जम्प्ड, उसके कूदने से है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नाउन की रिलेशनशिप सेंटेंस में आए हुए दूसरे शब्दों से हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ही लिव्स, वह रहता है, इन दिल्ली, दिल्ली में। तो अब दिल्ली क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले हमने यूज़ किया है इनका। तो इन हमारी क्या है, इन हमारी प्रेपोजिशन है। इन है हमारी प्रेपोजिशन जो कि हमने किससे पहले प्लेस की है, नाउन से पहले। और वह रहता है दिल्ली में, तो दिल्ली में जो ये में शब्द है ये ही, लिव्स और दिल्ली तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप को बताता है, यानी कि दिल्ली की रिलेशनशिप किससे है कि वह रहता है, उसके रहने से है। क्लियर हो गया होगा आपको।
और ये हमें किससे पता चला, इन से पता चला। इन हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है। ही बिलोंग्स टू इंडिया, नेक्स्ट सेंटेंस, ही बिलोंग्स टू इंडिया, कि वह इंडिया को बिलोंग करता है। तो इंडिया हमारा नाउन है और नाउन से पहले हमने यूज किया है टू का। टू क्या है, हमारी प्रेपोजिशन है। अब ये जो टू वर्ड है ये हमारा इंडिया और दूसरे शब्दों से रिलेशनशिप को बता रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। फीवर हमारा नाउन है और उससे पहले हमने यूज किया है फ्रॉम का। तो फ्रॉम हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया फ्रॉम। अब जो ये फ्रॉम वर्ड है तो ये हमें किसकी रिलेशनशिप को बता रहा है, ये बता रहा है हमारा कि वह फीवर से सफर है। ही इज सफरिंग और फीवर दोनों की रिलेशनशिप बता रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम, शी इज स्टैंडिंग एट द डोर। एट हमारी प्रेपोजिशन है और एट का रिलेशन, एट हमें किसके रिलेशन के बारे में बता रही है, शी इज स्टैंडिंग, कि वह खड़ी हुई है किसके साथ, मतलब किसके पास, दरवाजे पर। तो दरवाजे के और उसके खड़े होने के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप बन गई है एट वर्ड से। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेपोजिशन क्या होता है। तो अभी हम फाइनली देख लेते हैं कि प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस किए जाते हैं और जो हमें उसी नाउन या प्रोनाउन की रिलेशनशिप बताते हैं सेंटेंस में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ। आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे कि प्रेपोजिशन होते कौन कौन से हैं, कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे हमने देखा एट, इन, ऑफ, टू, इनटू, ऑनटू, बिफोर, आफ्टर, एगो, विदिन, एक्सेट्रा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि प्रेपोजिशन का काम करते हैं। ये समथिंग हमारी होती है 100 से 150 के बीच में, यानी कि 150 तक होती है। ये हमारी बहुत सारी प्रेपोजिशन है जिनको हम कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। हर किसी प्रेपोजिशन का यूज़ सब जगह पर नहीं होता है, उनको हमें यूज़ करना पड़ता है उनके रूल्स के अकॉर्डिंग और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अभी देख लेते हैं हम नेक्स्ट की काइंड ऑफ प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के प्रकार देख लेते हैं, प्रेपोजिशन के टाइप्स देख लेते हैं हम यहाँ पर कि प्रेपोजिशन कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रेपोजिशन है वो यहाँ पे हमें दिख रही है कि 5 टाइप्स की दिख रही है। तो सबसे पहली प्रेपोजिशन है हमारी सिंपल प्रेपोजिशन, फिर दूसरे नंबर पे आती है हमारी डबल प्रेपोजिशन, और थर्ड नंबर पे आती है हमारी कंपाउंड प्रेपोजिशन, और फोर्थ नंबर पे आती है हमारी पार्टिसिपल, एंड फिफ्थ नंबर पे आती है हमारी फ्रेज। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रेपोजिशन वर्ड है ये, इसकी डेफिनेशन को हम समझ चुके हैं और ये हमारी 5 टाइप्स की होती है, सिंपल, डबल, कंपाउंड, पार्टिसिपल एंड फ्रेज। तो अब ये होती क्या है, इनकी क्या डेफिनेशन है, कैसे हम इनको पहचानेंगे कि ये सिंपल है या डबल है या कंपाउंड है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन और कुछ रूल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले सिंपल के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सिंपल प्रेपोजिशन, सिंपल प्रेपोजिशन का मतलब क्या है। सिंपल वर्ड से जैसे हमें पता चल रहा है कि बिल्कुल सिंपल, यानी कि एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विद, थ्रू, डाउन, बाय, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी यहाँ पर प्रेपोजिशन लिखी हुई है ये सब हमारी सिंपल प्रेपोजिशन है। अब इन्हें सिंपल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सिंगल वर्ड से बनी है। एट एक सिंगल वर्ड है, इन एक सिंगल वर्ड है। तो जब कोई प्रेपोजिशन एक सिंगल वर्ड से बनती है और हमें बताती है किसके बारे में, प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, पोजीशन, एक्सेट्रा। तो जब कोई प्रेपोजिशन हमें प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, पोजीशन इन सब के बारे में बताती है तो वो हमारी सिंपल प्रेपोजिशन होती है। यानी कि जो हमारी प्रेपोजिशन होती है वो हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताती है, जैसे कि प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में। तो ये सब हमारी क्या होती है, सिंपल प्रेपोजिशन होती हैं। और ये हमारी क्या होती हैं, एट, इन, फॉर, एक्सेट्रा। तो ये सब हमारी सिंपल है बिकॉज ये एक सिंगल वर्ड से बनी है। तो जो प्रेपोजिशन सिंगल वर्ड से बनती है उनको हम सिंपल प्रेपोजिशन कहते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल प्रेपोजिशन क्या होती है, जो सिंगल वर्ड से बनती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन, ऑन हमारा सिंगल वर्ड है, आउट हमारा सिंगल वर्ड है, टू हमारा सिंगल वर्ड है,
थ्रू हमारा सिंगल वर्ड है, तो ये सब सिंगल वर्ड है, एक शब्द का इनमें यूज हुआ है, तो ये हमारी सिंपल प्रीपोजिशन है। तो एक कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पर ही केम एट 6 PM, कि वह आया 6 PM पर, 6 PM पर 6 बजे आया। तो यहाँ पे हमने देखो एट का यूज किया है, तो एट हमारी क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन है। ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑन 4th जून, कि वह 4th जून को पैदा हुआ। ओन हमारी सिंपल प्रीपोजिशन है। शी विल गो टू दिल्ली, कि वह दिल्ली जाएगी। तो जो टू वर्ड का यूज हुआ है ये प्रेपोजिशन है और ये हमारी सिंपल प्रेपोजिशन है। बिकॉज ये सिंपल प्रेपोजिशन क्यों है, क्योंकि ये देखो आप यहाँ पर, ये हमें टाइम के बारे में बता रही है और ये हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। हालांकि जितनी भी प्रेपोजिशन होती है, चाहे वो डबल हो, कंपाउंड हो, या आपकी फ्रेजल हो, या फिर आपके पार्टिसिपल हो, सब हमें किसके बारे में बताएंगी, प्लेस, टाइम, डायरेक्शन और पोजीशन के बारे में ही बताएंगी। ये जितनी भी हमारी प्रेपोजिशन होती है सब हमें एक्सप्रेस करती हैं प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, पोजीशन के बारे में। सिर्फ यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जो सिंपल प्रेपोजिशन होती है वो सिंगल वर्ड से बनती है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिंगल वर्ड से बनने वाली प्रेपोजिशन को ही सिंपल प्रेपोजिशन कहते हैं। और अभी देख लेते हैं हम डबल प्रेपोजिशन। अभी जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है डबल, डबल का मतलब होता है दो, यानी कि दो प्रेपोजिशन से मिलकर बनने वाली एक प्रेपोजिशन को हम डबल प्रेपोजिशन कहते हैं। तो ये है इन टू, इसके अंदर हमारा इन है और टू है, दो सिंपल प्रेपोजिशन है जिसको हमने प्लस करके क्या बना दिया है, इन टू। यानी कि इन टू के अंदर दो प्रेपोजिशन है, ऑन टू के अंदर भी दो प्रेपोजिशन है, अप ऑन, अप के अंदर भी दो, अप एंड ऑन दो प्रेपोजिशन है, आउट ऑफ यहाँ पर भी आपको दो प्रेपोजिशन दिख रही है। तो जब हमारी दो सिंपल प्रेपोजिशन को लेकर एक प्रेपोजिशन बनाई जाती है तो वो हमारी डबल प्रेपोजिशन कहलाती है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि डबल प्रेपोजिशन क्या होती है और इनका यूज भी हम किसके लिए करते हैं, किसको एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन और पोजिशन और मोमेंट, इन सब के लिए करते हैं। अभी यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ही क्लाइंब्ड, वह चढ़ा, ऑन टू द ट्री, पेड़ के ऊपर, ऑन टू। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मूवमेंट, यानी कि चढ़ने का मूवमेंट हुआ है। कहाँ पर चढ़ा है, पेड़ के ऊपर चढ़ा है। पोजीशन क्या है, पेड़ के ऊपर की पोजीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मूवमेंट के बारे में, पोजीशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई जंप्ड, मैं कूदा, इन टू द रिवर, नदी में। तो यहाँ पे जंप यानी कि मूवमेंट हुआ है, कूदने का काम किया गया है यहाँ पर, और रिवर के अंदर कूदा है तो इन टू, यानी कि इन टू का यूज हुआ है, यहाँ पर डबल प्रेपोजिशन का यूज हुआ है। अब इसका यूज यहाँ पर क्यों हुआ है इसके लिए हम आगे रूल देखने वाले हैं अपने। सिर्फ अभी यहाँ पर हम डबल प्रेपोजिशन की डेफिनेशन को समझ रहे हैं। शी नेवर लीव्स, वह कभी नहीं जाती है, विदाउट हर बैग, विद प्लस आउट विदाउट। तो यहाँ पे देखो दो प्रेपोजिशन है, विद और आउट, और दोनों को मिलाकर क्या बना है, विदाउट। तो बिना बैग के वो कहीं नहीं जाती है। तो विदाउट हमारा क्या हो गया, डबल प्रेपोजिशन, बिकॉज इसके अंदर दो सिंपल प्रेपोजिशन है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डबल प्रेपोजिशन क्या होती है और सिंपल प्रेपोजिशन क्या होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंपाउंड। अभी हमें क्या है, ये नाम से ही पता चल रहा है, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है जब टू या फिर टू से ज्यादा, मोर देन टू से मिलकर कोई एक प्रेपोजिशन तैयार किया जाए, कोई एक नया वर्ड तैयार किया जाए, तो उसको कहते हैं हम कंपाउंड। तो देखो ऑन बिहाफ ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो तीन वर्ड का यूज हुआ है, ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से, की ओर से या की तरफ से। तो ऑन बिहाफ ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन मिडिल ऑफ, यहाँ पर दा नहीं आएगा, इन आएगा, इन मिडिल ऑफ, इन एडिशन टू, इन फेवर ऑफ, इन फ्रंट ऑफ एंड अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू में आप देख सकते हो दो शब्द है यहाँ पर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब कोई भी प्रेपोजिशन दो वर्ड से या फिर मोर देन टू वर्ड से मिलकर बनती है उसको हम कहते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड को आप क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम सेंटेंस देख लेते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन के। तो यहाँ पे देखेंगे, ही अटेंडेड द मीटिंग, उसने मीटिंग को अटेंड किया, ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरी तरफ से। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की तरफ से। तो उसने किसकी तरफ से मीटिंग अटेंड की है, मेरी तरफ से। तो ऑन बिहाफ ऑफ एक प्रेपोजिशन है जो कि कंपाउंड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही पार्क्ड द कार, उसने कार को पार्क किया, इन फ्रंट ऑफ द होटल। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, के सामने। तो उसने होटल के सामने कार को पार्क किया था। तो इन फ्रंट ऑफ यहाँ पर क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है, यानी कि ये दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनी है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड क्या होती है, सिंपल क्या होती है, डबल क्या होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपनी पार्टिसिपल।
पार्टिसिपल जो प्रीपोजिशन होती है, पार्टिसिपल जैसे कि हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हमने वर्ब का चैप्टर किया था तो तब हमने इसके बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो ये एक फॉर्म होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म होती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, इनमें से कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है और कुछ पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो जब कोई प्रेपोजिशन हमारी पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में हो या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में हो तो हम उसको पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कंसर्निंग, कंसर्निंग में आईएनजी लगा है। तो अभी एक और बात बता देती हूँ कि जो ये हमारी पार्टिसिपल प्रेपोजिशन होती है या तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है या फिर होती है ये आईएनजी फॉर्म में, यानी कि इसमें आईएनजी लगा होता है, या फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है, यानी कि ईडी वगैरह लगा होता है थर्ड फॉर्म में, जो भी हम लगाते हैं उसमें होती है। जैसे आप देख सकते हो पेंडिंग, रिगार्डिंग, गिवन, गिवन इज द थर्ड फॉर्म, कंसीडरिंग, टचिंग, ड्यूरिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सब में अधिकतर हमने देखा है आईएनजी लगा हुआ है। तो ज़्यादातर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होती है, बट कभी कभी, मतलब मोस्टली नहीं, बट कभी कभी ये हमें थर्ड फॉर्म में भी देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं गिवन, गिवन क्या है, हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और कुछ में हमें ये ईडी के साथ में मिलती हैं, ईडी लगाकर। तो अभी हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, पेंडिंग इंक्वायरी इन टू द मैटर। अभी यहाँ पे जो हमारी प्रेपोजिशन है वो कौन सी है? पेंडिंग। तो इन टू द मैटर, इस मैटर में जो भी इंक्वायरी पेंडिंग है, ही वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑफिस, तो उसने उनको ऑफिस से ट्रांसफर कर दिया, यानी कि जो भी इंक्वायरी पेंडिंग पड़ी हुई थी वो सारी ट्रांसफर्ड हो गई है ऑफिस से। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि पेंडिंग यहाँ पे किसका वर्क कर रही है? प्रेपोजिशन की तरह एक्ट कर रही है। अब जो ये वर्ड है कंसीडरिंग, कंसीडरिंग भी जो है यहाँ पर एक प्रेपोजिशन की तरह एक्ट कर रहा है। कंसीडरिंग द क्वालिटी, क्वालिटी को कंसीडर करके प्राइजेस कैसे हैं? रीजनेबल है। अगर हम क्वालिटी को कंसीडर करें तो जो प्राइजेस हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो उसके प्राइजेस कैसे हैं? रीजनेबल है। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट रेन्ड ऑल संडे, पूरा दिन बारिश हुई थी, बट स्टॉप्ड, लेकिन रुक गई, ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के दौरान, यानी कि रात के दौरान बारिश रुक गई। अब जो ये ड्यूरिंग वर्ड आया है ये किसके लिए आया है? हमारा प्रेपोजिशन के लिए। किसकी तरह वर्क कर रहा है? यहाँ पर प्रेपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है। तो अभी हम देख सकते हैं कि पार्टिसिपल कौन सी प्रेपोजिशन होती है जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं या फिर ईडी लगाते हैं, और जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर फ्रेज। तो फ्रेज के बारे में बात करेंगे हम। फ्रेज क्या होते हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये होते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं ये हमारे सेंटेंस में किससे बनते हैं? इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है? तो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, या तो ये प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होंगे, जैसे इन टाइम। तो इन हमारी प्रेपोजिशन है और टाइम हमारा ऑब्जेक्ट है। टाइम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल टू प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये एक तरह से हमारा क्या बन गया? प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। या तो ये फर्स्ट जो रूप है हमारा, ये प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होते हैं, या फिर ये होते हैं प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर एक ऐसा वर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। ठीक है, मॉडिफायर जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर की फॉर्म में होते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जो फ्रेजल होते हैं हमारे, जो फ्रेजल प्रेपोजिशन है वो हमारी किस फॉर्म में होती है? प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, या फिर प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे ही रीच्ड, वह पहुंचा इन टाइम। तो देखो यहाँ पे ही रीच्ड इन टाइम, कि वह समय पर पहुंच गया। तो इन टाइम, समय पर, ये हमारी क्या हो गई? फ्रेज बन गया है। यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया है। तो यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। तो प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट का जब यूज होए तो वो हमारा फ्रेज कहलाता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, माई मदर हैज ऑलवेज वॉन्टेड टू लिव इन अ केबिन। मेरी मदर हमेशा चाहती थी एक केबिन में रहना, बाय द लेक, लेक के तरफ। तो बाय द लेक यहाँ पे आप देख सकते हो, बाय द लेक, बाय हमारी प्रेपोजिशन है और द लेक हमारा ऑब्जेक्ट है। द लेक क्या है? द लेक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने क्या देखा? पहले प्रेपोजिशन का यूज हुआ है और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि फ्रेजल हमारे क्या होते हैं?
फ्रेजल प्रेपोजिशन क्या होती है, एंड कंपाउंड क्या होती है, पार्टिसिपल क्या होती है, डबल एंड सिंपल। 5 की 5 जो है हमारी प्रेपोजिशन, उसके बारे में हम समझ चुके हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा और एग्जाम्पल के थ्रू आपने देख ही लिया है। अब आपको इनको पहचान सकते हो, आप आराम से पहचान सकते हो कि कौन सी हमारी सिंपल है, कौन सी हमारी डबल है, कौन सी हमारी कंपाउंड है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो हमारी प्रेपोजिशन होती है वो कितने टाइप की होती है। तो अभी हम बात करेंगे प्रेपोजिशन के प्लेस की बात करेंगे कि वो कहाँ पर प्लेस होती है और क्या एक्सप्रेस करती है। सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट बात है हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी बात है कि प्रेपोजिशन को यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए। अभी ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रेपोजिशन होती हैं वो कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करती हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको एक्सप्रेस करती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम टाइम की, यानी कि समय को एक्सप्रेस करती हैं, प्लेस को एक्सप्रेस करती हैं यानी स्थान को एक्सप्रेस करती हैं, एंड डायरेक्शन यानी दिशा को, और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, दिशा को करती हैं मूवमेंट। मूवमेंट मतलब होता है ट्रैवल, यानी कि ट्रैवल को, यानी कि जाना आना, कहीं पर भी मूवमेंट हो रहा हो। मोशन, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं मोशन की, गति की, गति को एक्सप्रेस करती है। और फिर लास्ट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पोजीशन। पोजीशन मतलब जगह यानी स्थान। तो पोजीशन और प्लेस थोड़े सेम सेम है बट हल्का सा इसमें डिफरेंस है, तो वो हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो पोजीशन है वो हमारी प्लेस से रिलेटेड है। प्लेस और पोजीशन सेम सेम है। अब जो प्रेपोजिशन होती है वो किस किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रही है, टाइम को, प्लेस को, डायरेक्शन को, मूवमेंट को एंड पोजीशन को। तो सबसे पहले हम बात करने वाली हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की, यानी कि समय के लिए कौन कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो जो टाइम को बताने के लिए हम यहाँ पर कुछ प्रेपोजिशन को यूज़ करेंगे जो क्या होती है, टाइम के साथ यूज़ होती है। किसके साथ यूज़ होती है, टाइम के, और टाइम के बारे में बताती है कि भाई इस टाइम ये काम हुआ है। तो एट, एट हमारा टाइम के लिए यूज़ होएगा। इन, ऑन, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, फ्रॉम, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जो कि हमारी प्रेपोजिशन है और वो हमारी किसके लिए यूज हो रही है, टाइम के लिए। जैसे कि सेंटेंस में देखेंगे एग्जाम्पल में, द ट्रेन विल अराइव, ट्रेन पहुंचेगी एट 4:30 AM, 4:30 बजे, सुबह के 4:30 बजे ट्रेन अराइव हो जाएगी, पहुंच जाएगी। तो हमने किससे हमें पता चला कि कितने बजे पर, 4:30 बजे। तो एट हमें क्या बता रहा है, एट हमें टाइम के बारे में बता रहा है। तो एट का यूज हमने किसके लिए किया है, टाइम के लिए किया है। ही विल मीट यू, कि वह तुम्हें मिलेगा मॉर्निंग में। तो इन द मॉर्निंग, इन का यूज क्या हुआ है, हमें समय बताने के लिए, टाइम बताने के लिए कि टाइम क्या हुआ है, मॉर्निंग का टाइम हुआ है। तो मॉर्निंग में वह आपसे मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही विल कम, वह आएगा, कब आएगा, ऑन मंडे, मंडे को। तो जो ऑन वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है, हमारा मंडे के लिए। ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या है, टाइम है। 4:30 AM, मॉर्निंग, मंडे। तो इन तीनों से हमें क्या पता चल रहा है, टाइम का पता चल रहा है। तीनों क्या है, हमारे टाइम है। और टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर एट का, इनका और ओन का यूज किया है। तो ये तीनों जो वर्ड है हमारे, जो तीनों प्रेपोजिशन है वो हमें टाइम के बारे में बता रही हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमने प्रेपोजिशन लिखी है, जैसे कि ड्यूरिंग है, फॉर है, सिंस है, ये सब हमें किसके बारे में बताती हैं, टाइम के बारे में बताती हैं। तो इनको देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो जो प्रेपोजिशन हमें प्लेस के बारे में बताती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी, एक तो एट, इन और ओन। एट को हमने देखा था अभी, टाइम के बारे में भी बताती है। एट जो प्रीपोजिशन है वो हमें टाइम के बारे में बताती है, अभी हमने लास्ट पेज पे पढ़ा है। बट एट हमें प्लेस के बारे में भी बताती है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक प्रीपोजिशन सिर्फ एक ही काम को बताए, ऐसा जरूरी नहीं है। एक प्रीपोजिशन हमें 2 या 2 से ज़्यादा काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एट हमें टाइम के बारे में भी बता रहा है और एट हमें प्लेस के बारे में भी बता रहा है। ऐसे सेम इन हमें प्लेस के बारे में भी बताता है और टाइम के बारे में भी बताता है। और ओन भी हमें प्लेस के बारे में भी बता रहा है और टाइम के बारे में भी बता रहा है। तो ये जो तीनों प्रेपोजिशन है, एट, इन और ओन, ये सिर्फ प्लेस के बारे में हमें बताती हैं। ये तीनों हमें प्लेस के बारे में बताती हैं। तो 3 प्रीपोजिशन ही है ऐसी जो हमें प्लेस के बारे में बताती है और ये तीनों हमें टाइम के बारे में भी बताती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल। ही लिव्स, वह रहता है एट अलवर इन राजस्थान। राजस्थान में एक अलवर नाम की जगह है जहाँ पर वह रहता है। तो देखो अलवर से पहले हमने एट का यूज़ किया है, तो वह अलवर में रहता है।
राजस्थान में, इन राजस्थान। तो देखो एट और इन दोनों क्या बता रहे हैं, अलवर एक प्लेस है और राजस्थान भी एक प्लेस है, तो एट और इन दोनों हमें प्लेस के बारे में बता रहे हैं। दे लिव इन मुंबई, तो इन हमें किसके बारे में बता रहा है, मुंबई के बारे में, कि वह मुंबई में रहता है। मुंबई इज अ प्लेस, मुंबई एक प्लेस है। स्नो फैल, बर्फ गिरती है। ऑन द हिल्स, हिल्स मतलब पहाड़ी पर, तो पहाड़ी ऑन वर्ड हमें किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पर प्लेस के बारे में, पहाड़ के बारे में बता रहा है कि पहाड़ी पर बर्फ गिरती है। पहाड़ी क्या एक प्लेस है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या बताते हैं, हमें किसी भी जगह के बारे में बताते हैं। और ये कितनी होती है, 3 होती हैं, एट, इन एंड ऑन। तो नेक्स्ट देख लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन से क्या मतलब है, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, कि किस दिशा में कोई चीज जा रही है या किस दिशा से कोई चीज आ रही है, किस दिशा से गिर रही है, किस दिशा में गिर रही है। तो ये डायरेक्शन हमें कौन बताता है, कुछ ऐसी प्रीपोजिशन है जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है। जैसे फ्रॉम, फ्रॉम से मतलब है हमारा कि कोई भी चीज कहीं से आ रही है, कोई चीज कहीं से आ रही है तो फ्रॉम का यूज करेंगे, और कोई चीज कहीं पर जा रही है तो हम टू का यूज करेंगे। तो फ्रॉम, ऑफ, आउट ऑफ, फॉर एंड अगेंस्ट। तो जितनी भी यहाँ पर प्रेपोजिशन लिखी हुई है और इसके अलावा और भी प्रेपोजिशन है जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है, क्योंकि टू जो है, टू भी हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर देख लेंगे ही इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली, कि वह दिल्ली से जा रहा है। तो देखो दिल्ली से जा रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम का मतलब क्या हुआ कि यानी डायरेक्शन, दिशा में जा रहा है। दिल्ली से कहाँ जा रहा है, मुंबई को। तो जो ये टू वर्ड है वो तो मुंबई को बता रहा है, और दिल्ली से के लिए फ्रॉम का यूज हुआ है। तो वह दिल्ली से मुंबई जा रहा है। तो फ्रॉम और जो टू है हमें डायरेक्शन बता रहे हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, किस जगह पर जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया, डायरेक्शन के बारे में बताया गया है कि वो जा रहा है। तो जब भी जाने की या आने की बात होगी तो यानी कि हमें डायरेक्शन का पता चल रहा है। ही जम्प्ड ऑफ, वह कूदा, ऑफ द टावर, टावर से। तो जो ऑफ वर्ड है तो वो किसके लिए यूज हुआ है कि वह टावर से कूद गया, टावर से अलग हो गया। जंप किया है उसने ऑफ द टावर, यानी टावर से वो हट गया है और जंप कर लिया गया है। तो जंप किस डायरेक्शन में हुआ है, हमारा नीचे की तरफ हुआ है। टावर से कूदेगा तो नीचे की साइड, तो नीचे की डायरेक्शन में जंप किया गया है। और जो ऑफ वर्ड है वो हमें बता रहा है कि वो टावर से नीचे कूद गया, टावर से कूद गया, तो यानी कि डायरेक्शन बता रहा है। शी वेंट आउट ऑफ द हाउस, वह घर से बाहर चली गई। अब आउट ऑफ, आउट ऑफ हमें क्या बता रहा है कि घर से बाहर गई, किस डायरेक्शन में गई, घर से बाहर। तो आउट ऑफ द हाउस यानी कि घर से बाहर चली गई है। आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर की ओर जाना, बाहर की ओर। वेंट का मतलब जाना और आउट ऑफ का मतलब बाहर की ओर। तो डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो ये वर्ड जो है हमें क्या बता रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारी प्रीपोजिशन है और ये हमें डायरेक्शन बता रही है किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। अब पोजीशन की हमने बात की थी प्लेस में भी, प्लेस में भी हमारा क्या होता है, स्थान होता है, और पोजीशन भी एक स्थान है, एक जगह है कि कहाँ पर कोई चीज प्लेस की गई है, कहाँ पर कोई चीज पोजीशन में है, किस पोजीशन में है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड है, अंडर, अंडर मतलब कोई भी चीज नीचे है, बिलो नीचे, बीनीथ नीचे, ओवर ऊपर, अबव माने भी ऊपर होता है, और अंडरनीथ। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नीचे के लिए हमने काफी सारे वर्ड का यूज किया है, अंडर, बिलो, बीनीथ, अंडरनीथ, और अबव के लिए भी हमने ओवर और अबव का यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ऊपर और नीचे की पोजीशन के बारे में बताया गया है, ऊपर और नीचे की पोजीशन के बारे में। यहाँ पे हम बिहाइंड का भी यूज कर सकते हैं, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, कोई भी चीज किसी भी दरवाजे के पीछे हो, पर्दे के पीछे हो, तो बिहाइंड का यूज करते हैं। तो ये सब वर्ड हमें किसके बारे में बता रहे हैं, पोजीशन की, कोई चीज कहाँ पर रखी हुई है। तो यहाँ पर सेंटेंस देख लेंगे, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर रही हैं, कहाँ पर, पेड़ के ऊपर। तो जो पेड़ है उसके ऊपर बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं। तो ये बर्ड्स कहाँ पर है, पेड़ के ऊपर है। तो पोजीशन क्या है, ये पेड़ के ऊपर है। क्लियर हो गया। द कैट इज अंडर द टेबल। अब जो कैट है वो किसके नीचे है, टेबल के नीचे है। तो कैट इज अंडर द टेबल, तो कैट की पोजीशन क्या है कि वो नीचे है। ही प्लेस द लैम्प बिलो द एल्मीरा, कि उसने एल्मीरा के नीचे लैम्प को प्लेस कर दिया है। तो बिलो यानी कि नीचे, नीचे उसने एल्मीरा के नीचे। तो एल्मीरा के नीचे किसकी पोजीशन है, लैम्प की पोजीशन है। टेबल के नीचे किसकी पोजीशन है, कैट की पोजीशन है। पेड़ के ऊपर किसकी पोजीशन है, बर्ड्स की पोजीशन है। तो इन वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमने ओवर, अंडर, बिलो का यूज किया है कि ये हमें पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, किसकी,
नाउन की या प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो बर्ड्स है, कैट है, ही है, उनकी पोजीशन हमें पता चल रही है कि वो कहाँ पर है। तो नेक्स्ट चल लेते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी मोशन में हो रहा हो, गति में हो रहा हो, जा रहा है, कोई गति में है, मोशन में है, तब हम प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट वाले शब्दों का यूज करेंगे। तो वो है हमारे अक्रॉस, अलोंग, इनटू, ऑन टू, थ्रू, अप एंड डाउन, बिटवीन और अमोंग एक्सेट्रा। तो ये जितने भी यहाँ पे हमने वर्ड लिखे हैं वो सब हमें किसके बारे में बता रहे हैं कि मूवमेंट, यानी कि मोशन हो रहा है, यानी कि ट्रैवलिंग हो रही है। हम इसको कह सकते हैं ट्रैवल, कि ट्रैवलिंग हो रही है, कोई भी चल रहा है, यात्रा कर रहा है, घूम रहा है, तो उसके बारे में बताते हैं। अब जो यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं हम, ही जम्प्ड इनटू द वेल। अब वह कूदा वेल के अंदर, तो मूवमेंट हुआ है यहाँ पर, देखो आप देख सकते हो मूवमेंट हुआ है, ट्रैवलिंग हुई है कि वो वेल के अंदर कूद गया है। मान लें ये वेल है आपका और वेल के अंदर उसने जंप किया है, तो देखो क्या हो रहा है, मोशन में आया है, वो क्या है, मोशन में आया और वेल के अंदर कूद गया। तो ये हमें क्या बता रहा है, मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। ही लिफ्टेड हर ऑन द टेबल, कि उसने उसको लिफ्ट करा दिया, कहाँ पर, टेबल के ऊपर। तो टेबल के ऊपर उसने उसको चढ़ा दिया है, लिफ्ट करा दिया। तो ऑन टू वर्ड हमें क्या बता रहा है, टेबल के ऊपर उसने लिफ्ट करा दिया, यानी कि मूवमेंट हुआ है, यहाँ पर लिफ्ट करने का मूवमेंट हुआ है। आई वॉक्ड, मैं घूमा, एलोंग द रेलवे लाइन। तो एलोंग वर्ड जो है हमें बता रहा है कि वो रेलवे लाइन के साथ साथ चला, रेलवे लाइन के साथ साथ। एलोंग का मतलब होता है कि किसी के साथ चलना। तो जैसे ये रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के पैरेलल चलना, देखो ये पैरेलल चल रहा है रेलवे लाइन के, तो एलोंग विद रेलवे लाइन, यानी कि रेलवे लाइन के साथ चल रहा है। या फिर हम देखें ये नदी है, अब नदी के साथ चला, यानी कि नदी के बाहर उसके साथ साथ चलना, तो एलोंग द रिवर, नदी के साथ। अगर वो नदी के अंदर से जा रहा है, नदी को पार कर लिया, यानी कि पूरी नदी को यहाँ से लेकर यहाँ तक पार कर लिया है उसने, तो हम बोलेंगे अक्रॉस, कि अक्रॉस द रिवर, उसने नदी को पार कर लिया है। ठीक है, अगर उसने रोड यानी सड़क को पार कर लिया है, किसी भी पर्सन ने सड़क को पूरा पार कर लिया है, तो हम बोलेंगे अक्रॉस द रोड, कि सड़क को पार कर लिया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अक्रॉस द रिवर। एलोंग का मतलब होता है किसी के साथ चलना, पैरेलल चलना, और अक्रॉस का मतलब होता है कि पूरा आर पार, यानी कि पूरे एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पहुंचना, तो होता है अक्रॉस। और थ्रू का मतलब होता है कि पूरा किसी भी चीज़ के थ्रू, यानी जैसे पाइप है और वाटर जो है इस पानी के थ्रू बह रहा है, लगातार इस पानी के थ्रू बह रहा है ये, तो किसी के अंदर से होकर गुजरना, तो उसको बोलते हैं हम थ्रू। अप एंड डाउन, यानी कि अप एंड डाउन का मतलब क्या होता है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे नहीं कि अप डाउन करना। जैसे कोई यहाँ पे रहता है एक शहर में और दूसरे शहर में उसका रोज आना जाना है, डेली का आना जाना है, तो वो डेली अप एंड डाउन करता है, जाना और आना, जाना और आना। तो क्या कहलाता है हमारा, पहले जाना और फिर वापस उसी दिन वापस आना, तो ये डेली ऐसा काम करना, तो अप एंड डाउन होता है। बिटवीन का मतलब बीच में, और अमंग माने भी बीच में होता है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कुछ वर्ड जो हमने लिखे हैं कि वो मूवमेंट के लिए हम उनको कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा है, अभी तक हमने समझा है प्रेपोजिशन होती क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं, और फिर हमने क्या देखा कि उनको हम, जो प्रेपोजिशन होती है वो क्या एक्सप्रेस करती है, किसके बारे में हमें बताती हैं, सेंटेंस के अंदर किस चीज़ के यूज़ के बारे में बता रही हैं हमें। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेपोजिशन होती क्या हैं और हम उनको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन देखने वाले हैं और हम उसमें देखेंगे कि कुछ ऐसी प्रेपोजिशन होती है जिनमें काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि हम उन दोनों में से किसका यूज़ करें। तो ऐसी प्रेपोजिशन को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट और ओन की। तो कुछ ऐसे सेंटेंस हमें देखने के लिए मिलते हैं कि हम उसमें एट का यूज़ करें या ओन का यूज़ करें, तो ये हमें समझ नहीं आता कि एट को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे और ओन को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब दोनों का मतलब जो हम देखें कि एट और ओन, जो एट है उसको भी हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं और ओन को भी हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि समय बताने के लिए, समय के लिए यूज़ करते हैं दोनों का। तो एट का जो हमें यूज़ करना है वो करते हैं हम फिक्स टाइम के लिए, कि कोई भी फिक्स टाइम हो रहा है, जैसे कि 6 o'clock बजे है, 4:30 AM हुए हैं, तो ये हमारा फिक्स टाइम है, तो इसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे। और ओन का यूज़ करते हैं हम डेज बताने के लिए, डेज के लिए, और डेट के लिए करते हैं, डेट और डेज। किसी भी डे की बात हो रही है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, या डेट की बात हो रही है कि भाई किस डेट को, जैसे 4 जून, 5 जून, 25 मार्च, 13 मार्च, अगर डेट की बात हो रही है और डेज की बात हो रही है तब हम ओन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं।
ही केम एट 6 PM, कि वह आया 6 बजे। तो 6 बजे हमारा क्या है, फिक्स टाइम है। तो फिक्स टाइम के लिए हमने किसका यूज़ किया है, एट का। ठीक है। द ट्रेन विल अराइव, ट्रेन पहुंचेगी कब, बिल्कुल फिक्स टाइम पर 4:30 AM पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं पर भी आपको समय दिखाई दे जाए, टाइम दिखाई दे जाए जो कि फिक्स है, 4:30, 6 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, तो वहाँ पर हम क्या किसका यूज़ कर देंगे, एट का यूज़ कर देंगे। तो एक नीचे देख लेते हैं 2 सेंटेंस हमारे, ये वाले 2 सेंटेंस देख लेते हैं। ही विल कम ऑन मंडे, तो मंडे क्या है, हमारा डे है। यहाँ पे देखो डेज की बात हो रही, तो डेज कौन से हैं हमारे, यहाँ पे मंडे का यूज़ हुआ है, ये मंडे का यूज़ हुआ है। और मैंने आपको बताया कि ऑन का यूज़ हम डेज और डेट के लिए करते हैं। ऐसे आप नीचे देख सकते हो 4 जून, 4 जून के लिए हमने ऑन का यूज़ किया, मंडे के लिए हमने ऑन का यूज़ किया। अगर कहीं पर आपको संडे दिख जाए, वेंसडे दिख जाए, थर्सडे दिख जाए, तो सबके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। कहीं पर भी आपको डेट दिख जाए, कोई भी डेट हो, तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। तो अभी हम क्या दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, एट का यूज़ करते हैं हम टाइम बताने के लिए, और ऑन का यूज़ करते हैं हम डेज और डेट बताने के लिए। तो पहला तो आपका ये रूल था इसमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एट का यूज़। एट का यूज़ हम करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, एट का यूज़ करते हैं हम एज बताने के लिए। एज, कहीं पर भी आपको एज दिख रही है तो हम वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं। एट का यूज़ करते हैं हम नाइट के साथ, नाइट वर्ड कहीं पर भी दिखे तो हम एट का यूज़ कर देंगे। एट का यूज़ करते हैं हम किसी भी फेस्टिवल के साथ, कहीं पर भी फेस्टिवल की बात हो रही हो, किसी भी फेस्टिवल, चाहे क्रिसमस है, दिवाली है, ईस्टर है, या फिर आपका होली है, किसी भी फेस्टिवल की बात हो रही हो, तो अब हम एट का यूज़ करेंगे। तो ये तीनों जो है हम इनके साथ किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। तो एक तो हमने देख लिया कि एट का यूज़ हम टाइम के साथ करते हैं, एक हमने देखा कि एट का यूज़ हम एज के साथ करते हैं, और एक हमने क्या देखा, एट का यूज़ हम नाइट वर्ड के साथ करते हैं, और दूसरा कोई भी फेस्टिवल की बात हो रही हो तो भी हम एट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस गिवन है, तो जिससे हम अच्छे से समझ लेते हैं। शी गोट मैरिड, कि उसकी शादी हुई एट 20, तो 20 उसकी क्या है, 20 उसकी उम्र है, 20 उसकी एज है, कि उसकी 20 ईयर में शादी हुई है। तो देखो मैंने क्या कहा, एज के साथ हम किसका यूज करेंगे, एट का। तो एट 20, एट द एज ऑफ 20 ही गोट द जॉब, कि उसको जॉब मिल गई जब वे 20 ईयर का था, तो 20 ईयर की एज में उसको जॉब मिल गई। तो एज की बात हो रही है, तो हमने किसका यूज किया है, देखो एट का यूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही वॉज वॉचिंग टीवी, कि वह टीवी देख रहा था रात के समय। तो नाइट, नाइट दिख रहा है आपको, तो नाइट के साथ हमने कर दिया एट नाइट। तो नाइट वर्ड के साथ हम एट का यूज करेंगे, एज के साथ हम एट का यूज करेंगे, टाइम के साथ हम एट का यूज करेंगे। अब देखो ही स्टडीज, वह स्टडी करता है कब, एट नाइट, रात को। तो देखो हमने किसका यूज किया है, एट का। वी परचेस्ड दिस कार, हमने इस कार को परचेज किया था एट क्रिसमस, क्रिसमस पर। क्रिसमस एक फेस्टिवल है जिसके साथ हमने एट का यूज़ किया है। क्लियर हो गया कि एट का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, टाइम के साथ, एज के साथ, नाइट के साथ, फेस्टिवल के साथ, और ऑन का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, डेज और डेट के साथ। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कंफ्यूजिंग होता है काफ़ी, कई बार हमें एट और ऑन में डिफरेंस नहीं पता चलता, हम एट नाइट की जगह ऑन नाइट लिख देते हैं, ऑन क्रिसमस लिख देते हैं, बट हम क्या देख रहे हैं कि फेस्टिवल के साथ हमें एट का यूज़ करना है। नेक्स्ट चल लेते हैं, एट और इन। तो ये भी बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं कि किसी भी सेंटेंस में हम एट का यूज़ करें या इन का यूज़ करें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो एट है वो तो होता है हमारा स्थिर चीज़ों के लिए, स्थिर के लिए, और जो इन होता है वो होता है हमारा गतिशील चीज़ों के लिए। गतिशील, स्थिर मतलब स्टेशनरी, कोई चीज़ एक ही जगह पर है। स्थिर का मतलब कोई चीज़ एक ही जगह पर है, वो बिल्कुल फिक्स नहीं हो गई, एक ही जगह रुक नहीं गई, बट एक जगह पर है, एक ही पॉइंट पर है, एक ही प्लेस पर है। एक ही प्लेस पर है तो हम यूज़ करेंगे एट का। अगर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जा रही है तो हम यूज़ करेंगे इनका, यानी कि मोशन में है तो इनका करेंगे, और एक ही जगह पर है तो हम एट का करेंगे। तो यहाँ पे जैसे सेंटेंस है, शी इज एट होम, के वह घर पर है, तो एट होम। एट होम का यूज़ क्या है कि हमने यहाँ पे एट का यूज़ किया है क्योंकि वह घर पर है, घर के अंदर है, घर पर है, कहीं घर से जा नहीं रही है, तो हमने एट का यूज़ किया है। यानी कि वो स्थिर है, गति में नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है, घर से बाहर नहीं निकल रही है, घर से स्कूल नहीं जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एट का यूज़ किया है। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शी इज इन द हाउस, कि वह घर में है। तो अभी हमने कहा कि वो घर के अंदर है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है, हमने यहाँ पे इनका यूज़ क्यों किया है, जबकि यहाँ पे हमने एट का यूज़ किया है।
तो जो होम वर्ड होता है उसके लिए हम एट लगाते हैं और जो हाउस होता है उसके लिए हम इन लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। एट होम, इन होम नहीं लिखेंगे, शी इज इन होम, ये हमने लिखेंगे बिकॉज होम और हाउस दोनों वर्ड में अलग अलग प्रेपोजिशन लगेगी। होम के साथ हम एट का यूज करेंगे और हाउस के साथ हम इन का यूज करेंगे। शी इज एट द हाउस भी नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा फर्क यहाँ पे आपको समझना है। अदरवाइज जो एक ही प्लेस के अंदर है, जैसे एट स्कूल, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो एक ही प्लेस में है, एक ही जगह पर है, तो हम एट का यूज करेंगे। लेकिन अगर वो मोशन में है तो हम इनका, जैसे द ट्रेन इज इन मोशन, ट्रेन मोशन में है तो हमने इनका यूज किया है। जैसे हम लिख सकते हैं शी इज इन द ट्रेन, कि वो ट्रेन में है। अब ट्रेन में है, अगर ट्रेन चल रही है तो वो ट्रेन में है, तो शी इज इन द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन क्या कर रही है, वो मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। तो अब हम इनका यूज करेंगे कि वे ट्रेन में है, बिकॉज ट्रेन मूव कर रही है। अब ट्रेन मोशन में होती है तो इसलिए हमने इनका यूज किया है। अब घर तो मोशन में नहीं होता, घर तो एक ही जगह होता है, ना ही वो घर से बाहर जा रही है, तो हमने यहाँ पे एट का यूज किया है। अभी हम क्या देखते हैं कि एट और इन, एक तो हमारा ये डिफरेंस हो गया कि जो एट है वो हमारा स्थिर चीजों के लिए होता है और जो इन है वो हमारा गतिशील चीजों के लिए होता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो एट वर्ड है वो हमारा छोटी प्लेसेस के लिए होता है, छोटी जगह के लिए होता है, छोटी जगह के लिए होता है, स्मॉल प्लेसेस के लिए होता है। स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है एट का। और जो बिग प्लेस होते हैं, यानी कि बिग प्लेस के लिए हम यूज करते हैं इनका, यानी कि बड़ी जगह के लिए हम इनका यूज करेंगे और छोटी छोटी जगहों के लिए हम प्लेस के लिए हम एट का यूज करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो दो सेंटेंस है यहाँ पर जिसके थ्रू हम ये समझेंगे एट और इन में डिफरेंस। तो पहला क्या है, देखो यहाँ पे, ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान। अब जो अलवर है ये छोटी जगह है जो कि राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान एक बड़ी जगह है, एक स्टेट है। तो देखो बड़ा स्टेट है, ये बड़ी जगह है, बड़ा शहर है। तो बड़े शहरों के लिए, स्टेट के लिए और या फिर कंट्री के लिए हम किसका यूज करेंगे, इनका। तो ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान, तो राजस्थान के लिए हमने इनका यूज किया है। अब अलवर क्या है, अलवर एक छोटी जगह है जो कि राजस्थान के अंदर है, इसलिए हमने इसके लिए एट का यूज किया है। किसका यूज किया है हमने यहाँ पर, एट का यूज किया है। क्लियर हो गया? एक और देख लेते हैं। अ टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुराई इन चेन्नई, कि जो मंदिर है वो सिचुएटेड है कहाँ पर, मदुराई। मदुराई एक छोटी प्लेस है जो कि चेन्नई के अंदर है, तो इसलिए हमने एट का यूज किया है। और चेन्नई एक बड़ा शहर है, बड़ी बिग सिटी है, तो जिसके लिए हमने इनका यूज किया है। क्लियर हो गया होगा आपको कि हम एट और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है जब हम प्लेस की बात करते हैं। तो एट हमारा छोटी जगह पर, छोटी सिटीज के लिए, छोटे छोटे जगहों के लिए यूज किया जाता है, और इन हमारा बड़े शहरों के लिए, स्टेट के लिए, कंट्री के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम बात करें ही लिव्स इन दिल्ली, अगर हम बोले यहाँ पे ही लिव्स इन दिल्ली, कि वे दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली क्या है, एक बड़ा शहर है, तो हमने इनका यूज किया है। अगर हम बोले ही लिव्स एट चांदनी चौक, चांदनी चौक, तो यहाँ पे देखो हम क्या कह रहे हैं कि वे चांदनी चौक में रहता है। तो चांदनी चौक दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, छोटा प्लेस है, तो इसलिए हमने एट का यूज किया है। ही लिव्स एट चांदनी चौक, ही लिव्स इन दिल्ली। जबकि चांदनी चौक भी क्या है, दिल्ली का ही हिस्सा है, दिल्ली में ही आता है, बट हम इन चांदनी चौक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम एट चांदनी चौक लिखेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कहाँ पर हमें एट का यूज करना है, कहाँ पर हमें इन का यूज करना है। तो अभी एक और देख लेते हैं। यहाँ पे इन और एट का यूज हम टाइम के लिए भी करते हैं, तो जो कि आपको मैंने बता दिया था कि एट का यूज करेंगे हम किसके लिए, टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए। एट का यूज करेंगे हम फिक्स टाइम के लिए, जो टाइम हमारा फिक्स्ड हो, और इनका यूज करेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कि फिक्स नहीं है, यानी कि एक बड़े पीरियड के लिए करेंगे हम इनका यूज। तो ऐसे इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। द ट्रेन विल अराइव, ट्रेन पहुंचेगी एट 6 o'clock फिक्स टाइम है, तो इसलिए हमने क्या है, एट का यूज। अब इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग भी एक समय है, मॉर्निंग भी एक टाइम है हमारा, लेकिन हमने इनका यूज किया है बिकॉज मॉर्निंग एक लंबा समय है, पीरियड ऑफ टाइम है। मान लो कि आपका 5 बजे से लेके, सुबह के 5 बजे से लेके 12 बजे तक आपकी मॉर्निंग होती है, तो ये मॉर्निंग क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। और 6 o'clock एक पर्टिकुलर एक पॉइंट है, 6 बजे एक फिक्स टाइम है। मॉर्निंग में बहुत सारे घंटे आ गए, 6 o'clock एक बिल्कुल पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए हम एट का यूज करेंगे और पीरियड ऑफ द टाइम के लिए हम इनका यूज करेंगे। क्लियर हो गया? एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ही विल मीट, वह तुम्हें मिलेगा, ही विल मीट यू,
ही विल मीट यू इन मॉर्निंग, कि वह तुम्हें मॉर्निंग में मिलेगा। तो यहाँ पे देखो इन का यूज होएगा, क्योंकि मॉर्निंग क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो ही विल मीट यू, कि वह तुम्हें मिलेगा इन मॉर्निंग, सुबह में। तो मॉर्निंग क्या है, यहाँ पर हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। तो अभी आपको क्या क्लियर हुआ है, तो जो हमारा एट है वो स्थिर चीजों के लिए होता है, इन हमारा मोशन वाली चीजों के लिए होता है। एट का यूज हम छोटी प्लेसेस के लिए करते हैं, इन का यूज हम बड़े प्लेसेस के लिए करते हैं, एंड एट का यूज हम फिक्स टाइम के लिए करते हैं, और इन का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन टू और इन टू। तो यहाँ पे 3 वर्ड दिख रहे हैं हमें, इन टू और इन टू। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इन और इन टू की। तो इन और इन टू, इसमें भी बड़ी दिक्कत होती है, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कि कहाँ पर हम इन का यूज करें और कहाँ पर इन टू का यूज करें। तो सबसे पहले इसको ही समझेंगे हम। जो इन है, तो वो इन क्या होता है कि जैसे मान लिया एक रूम है, कमरा है, और कमरे के अंदर कोई है, कमरे के अंदर कोई है, तो हम बोलेंगे ही इज इन द रूम, क्योंकि वो ऑलरेडी कमरे में है, वहां पे कोई मोशन नहीं हुआ है, वो एक कमरे के अंदर है। कमरे के अंदर है, ऑलरेडी है, तो इनका यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई कमरा है और उसके अंदर वो जा रहा है, तो देखो मोशन करके जा रहा है, ये मोशन करके यहां पर आया है, मोशन करके जा रहा है, ही इज गोइंग इन टू द रूम। तो तब हम इनटू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इनटू का, और वो कमरे के अंदर ऑलरेडी है, तो हम इसका इनका यूज करेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मोशन हुआ है तो इनटू का यूज करेंगे, अगर मोशन नहीं हुआ है तो इनका यूज करेंगे। कहां पर, किसी भी रूम में जाने के लिए या किसी भी रूम में होने के लिए। तो अगर कोई रूम में है तो हम इनका यूज करेंगे। कोई भी चीज किसी के अंदर है, कोई भी चीज किसी के अंदर है, ऑलरेडी है, तो हम इनका यूज करेंगे। और कोई भी चीज किसी के अंदर जा रही है, तब हम इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, और ये ऑलरेडी है तो हम इनका यूज करेंगे। सिर्फ आपको इतना समझना है। जैसे हम देख लेते हैं, ही जम्प्ड, वह कूदा इनटू द रिवर, नदी के अंदर। तो देखो वो कूद के गया है नदी के अंदर, तो यानी कि मोशन हुआ है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स है इन द स्कूल, इन द क्लास, सॉरी 3 स्टूडेंट है इन द क्लास, क्लास में 3 स्टूडेंट है, तो हमने किसका यूज किया है, इनका, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लास में है। अगर हम लिखें यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स आर गोइंग, 3 स्टूडेंट्स जा रहे हैं कहां पर, इन टू द क्लास, क्लास के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन टू क्लास, 3 स्टूडेंट्स आर गोइंग इन टू क्लास, तो वो क्लास के अंदर जा रहे हैं, तो यानी कि मोशन हो रहा है, तो हमने किसका यूज किया है, इनटू का यूज किया है। तो जब क्लास के अंदर जा रहे हैं तो यानी मोशन है, इनटू, और जब क्लास में है ऑलरेडी तब हम यूज करेंगे इनका। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम देख लेते हैं दूसरा, टू और इनटू के बारे में। तो आपको इन और इनटू का तो क्लियर हो गया, तो अभी हमें किसका क्लियर करना है, टू और इनटू का, टू और इनटू का क्लियर करना है। तो भाई टू का यूज कहां पर करेंगे और इनटू का यूज कहां पर करेंगे। तो अगर हमें कोई भी सेंटेंस दे रखा है और उसमें जो ऑप्शन है वो टू या इनटू में से है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वहां पे हमें टू का यूज करना है या इनटू का यूज करना है। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस देखो, ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। तो अब कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी की तरफ जा रही है, की ओर जा रही है, तो हम यूज करेंगे टू का, क्योंकि टू का मतलब होता है की ओर। तो कोई भी चीज किसी दूसरी चीज की तरफ जा रही है तो हम यूज करेंगे टू का, क्योंकि वह किसकी तरफ गया, मार्केट की तरफ गया, तो हमने टू का यूज किया। लेकिन अगर वो मोशन में है, अब मोशन में तो ऊपर वाला भी है टू, लेकिन वो किसी चीज के अंदर गया, अभी तो की ओर गया। अगर हम बात करें के अंदर, किसी चीज के अंदर जाना, किसी चीज के अंदर कूदना, किसी चीज के अंदर गिरना, तो अब हम यूज करते हैं इनटू का। तो अभी यहाँ पे हम देखो एक बैल है ये, और वो बैल के अंदर कूदा है जाके, तो हम यूज करेंगे इनटू का। तो के अंदर के लिए इनटू का और की ओर के लिए टू का यूज करेंगे। क्लियर हो गया आप। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन किसी दूसरी चीज की तरफ जा रहा है तो हम टू का यूज करेंगे, और वो किसी चीज के अंदर जा रहा है तो हम इनटू का यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इन और इनटू में क्या डिफरेंस है और टू और इनटू में क्या डिफरेंस है। तो अभी नेक्स्ट चल लेते हैं, ऑन टू और ऑन टू। तो यहाँ पे हमारे जो वर्ड है वो है हमारे ऑन टू और ऑन टू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन और ऑन टू की।
ऑन एंड ऑन टू की बात करेंगे। तो जैसे हमने देखा था इन और इनटू, तो ऐसे ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं ऑन और ऑन टू। तो यहाँ पे हम सीधा इसको सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, कि जो कैट है वो टेबल पर है, तो हमने यूज किया है ऑन का। अब जो कैट है वो टेबल पर है, यानी कि ऑलरेडी बैठी हुई है, स्थिर है, वो घूम नहीं रही है, वॉक नहीं कर रही है, बैठी है, तो हमने ऑन का यूज किया है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम लिखें द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अब कैट ने क्या किया है, जंप्ड किया है टेबल के ऊपर, तो तब हम ऑन टू का यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मोशन है। तो मोशन के लिए तो हम करते हैं ऑन टू का यूज, और हम स्थिर यानी कि स्थिर चीजों के लिए हम करते हैं ऑन का यूज। तो यानी कि जब कैट टेबल पर बैठी हुई थी तो तब हमने ऑन का यूज किया, और जब कैट टेबल पर कूदी तब हमने ऑन टू का यूज किया। तो इन दोनों सेंटेंस में हमें क्या डिफरेंस लगा कि कैट ऑलरेडी जब बैठी है, स्थिर है, तो हमने ऑन का यूज कर रहे हैं, और जब कैट मोशन में है यानी कि वो कूदी है तब हम ऑन टू का यूज कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया। जैसे हमने इन और इनटू में देखा था, सेम ऐसा ही हमारा ऑन और ऑन टू के साथ होता है। तो यहाँ पर हम कुछ यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं। ये 4 सेंटेंस की बात करते हैं सबसे पहले हम। तो देखो, स्नो फेल ऑन द हिल। अब जो स्नो है वो गिरी है, कहाँ पर, हिल के ऊपर, हिल्स के ऊपर स्नो गिरी है, तो हमने देखो ऑन का यूज किया है। तो अभी आप बोलोगे कि भाई जब कैट कूदी थी जब तो हमने ऑन टू का यूज किया था, लेकिन अब बर्फ गिरी है तब हम ऑन का यूज क्यों कर रहे हैं, स्नो फेल ऑन टू द हिल्स क्यों नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे तो मोशन हो रहा है, फेल हो रहा है, गिर रही है कोई चीज। अभी इसका क्या रीजन है कि हम क्यों नहीं लगा रहे हैं ऑन टू, क्योंकि जब स्नो है वो हमारी नॉन लिविंग है। अब क्या होगा, वो हिल के ऊपर जब गिरेगी, स्नो जब हिल के ऊपर गिरेगी तो वहां से जाएगी नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, वो उसी जगह पड़ी रहेगी, तो इसलिए हमने ऑन का यूज किया है। अब जो कैट है हमारी, कैट जो हमारी है, जब वो टेबल के ऊपर कूदी, टेबल पर कूदी, लेकिन वहां से चली जाएगी बिकॉज वो लिविंग है, तो वो कैट जो थी वो वहां से चली गई, तो इसलिए हमने ऑन टू का यूज किया है, क्योंकि उसका मोशन अलग है, और जो स्नो है वो हिल के ऊपर गिर के वहीं पड़ी रहेगी, हिल के ऊपर गिरकर वहीं पड़ी रहेगी या मेल्ट हो जाएगी, वहां से जाएगी नहीं, तो इसलिए हमने ऑन का यूज किया है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ऑन का यूज हम मोशन में भी कर सकते हैं, और ऑन का यूज हम स्थिर चीजों के लिए भी कर सकते हैं। मोशन के लिए हम कब करेंगे, जब हमारा जो पर्सन, जब हमारा जो नाउन है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है जो, तो वो किसका काम करे, लिविंग का, यानी कि वो लिविंग हो। कोई भी सब्जेक्ट जब हमारा लिविंग हो और वो मोशन करके उसी चीज के ऊपर पड़ा रहे, वहां से जाए नहीं, तब हम ऑन का यूज करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हमारा अभी किसी चीज के ऊपर गिर रहा है, चढ़ रहा है, और वहां से चला जाए, देखो पीपल क्लाइम्ड ऑन टू देयर रूफ, लोग अपनी छतों पर चढ़े थे, तो लोग अपनी छतों पर चढ़े थे तो वहां से जाएंगे भी, वहीं पर पड़े नहीं रहेंगे। अगर वो वहीं पर पड़े रहते, वहां से हिलते नहीं, वहीं रहते हमेशा, तो हम यूज करते ऑन का। पीपल क्लाइम्ड ऑन देयर रूफ, यानी कि अपनी रूफ के ऊपर चढ़ गए और वहीं पर पड़े हुए हैं, बट लोग क्या करेंगे, वहां पर चढ़े और वहां से चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमने ऑन टू का यूज किया। स्नो क्या है, वहां पर पड़ी है और वहीं पड़ी रहेगी, तो इसलिए हमने ऑन का यूज किया है। ही लिफ्टेड हर ऑन टू द टेबल, उसने उसको कहाँ पर रख दिया, टेबल के ऊपर, ऑन टू। तो अब यहाँ पे क्या है कि दोनों चीजें हमारी क्या दिखा रही हैं, ये लिविंग है, दोनों चीजें हमारी लिविंग सिचुएशन को दिखा रही हैं, तो इसलिए हमने ऑन टू का यूज किया है। अब यहाँ पे देखो ये वाला सेंटेंस देख लेते हैं, ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है, ऑन हिज सूटकेस। अब वो सूटकेस पर बैठा हुआ है, अभी तो आप बोलोगे कि वो भी चला जाएगा यहाँ से उठ के, तो यहाँ पे हमने ऑन टू का यूज क्यों नहीं किया, वो चला तो जाएगा, लेकिन जब वो बैठा है तो मोशन में नहीं है, जब उसने क्रिया की है तो वो मोशन वाली क्रिया नहीं की है। अगर वो मोशन वाली क्रिया कर देता तो तब हम ऑन टू का यूज करते। अब वो यहाँ पे क्लाइम्ड वर्ड है, लिफ्ट वर्ड है, ये सब क्या है, मोशन वाली क्रिया है। जंप्ड है, यहाँ पर ये मोशन हुआ है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे और कहाँ पर हम ऑन टू का यूज करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं, अभी यहाँ पे एक सेंटेंस ऊपर लिखा है हमारा, ही विल कम ऑन मंडे, कि वह मंडे को आएगा। तो ऑन का यूज हमने किसके लिए किया है, डे के लिए। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ऑन का यूज हम डेज और डेट्स के लिए करते हैं, डेज और डेट के लिए करते हैं, ठीक है। तो देखो मंडे हमारा क्या है, डे है, 4 जून हमारा क्या है, डेट है, तो दोनों के साथ हमने ऑन का यूज किया है। तो ऑन का यूज तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे ऑन और ऑन टू का यूज भी देख क्लियर हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया था टू का भी यूज मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ही विल गो टू दिल्ली, राम विल गो टू मार्केट टुमारो। तो टू का यूज होता है किसी भी चीज की तरफ को जाने के लिए। जब हम किसी की तरफ जाते हैं, की ओर जाते हैं, कि वह दिल्ली की ओर जाएगा, वह मार्केट की ओर जाएगा, तब हम टू का यूज करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये सेंटेंस सारे आपको समझ में आ गए होंगे।
नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा विद और बाय। तो जो विद होता है उसका यूज करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी भी टूल के साथ। तो इन सब के साथ हम यूज करते हैं विद का। किसका यूज करते हैं? विद का। कि यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ, कोई भी टूल के साथ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उसके साथ विद का यूज करेंगे। और बाय का यूज करेंगे हम एजेंट के लिए, यानी कि कोई भी एजेंट के द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी थिंग के द्वारा अगर कोई काम हो रहा है, कोई भी वर्ब किया जा रहा है, कोई भी क्रिया की जा रही है किसी भी एजेंट के द्वारा, तब हम बाय का यूज करते हैं। और विद का मतलब होता है साथ, और बाय का मतलब होता है द्वारा। तो यहां पर देख लेते हैं, द स्नेक वॉज किल्ड। अब सांप को मारा गया था बाय हिम, तो एक एजेंट के द्वारा मारा गया था। एजेंट हमारा हिम है और उसके द्वारा मारा गया, तो हमने बाय का यूज किया है। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। अब उसने किससे मारा? एक टूल का यूज करके। किससे मारा? एक टूल का यूज करके। तो विद अ स्टिक, एक स्टिक के साथ उसके द्वारा स्नेक को मारा गया। तो यानी कि स्टिक से उसने स्नेक को मारा। तो यहाँ पे हम विद का मीनिंग हमारा साथ भी होता है और विद का मतलब से भी होता है। तो यहाँ पे देखो, स्टिक से उसने किसको मारा? स्नेक को मारा। तो बाय हमारा क्या है? एजेंट से पहले आया। विद हमारा किससे पहले आया? टूल से पहले आया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, द लेटर वॉज रिटन। पत्र लिखा गया था। किसके द्वारा? सुरेश के द्वारा। सुरेश क्या है यहाँ पर? सुरेश हमारा एजेंट है, और एजेंट से पहले हम यूज करेंगे बाय का, बाय एजेंट। तो एजेंट हमारा सुरेश है और सुरेश के द्वारा लिखा गया, तो हमने बाय का यूज किया। अब सुरेश ने किस टूल का यूज किया लिखने के लिए? कौन से ऑब्जेक्ट का यूज किया है उसने? तो अब पेंसिल, एक पेंसिल का यूज किया है। तो पेंसिल से पहले हमने विद लगा दिया। तो ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि चाकू से हम कट करने का काम कर रहे हैं तो विद अ नाइफ आ जाएगा। पेन से हम लिखने का काम करेंगे तो विद पेन आ जाएगा। स्टिक से हमने मारने का काम किया है तो विद अ स्टिक आ जाएगा। और ये जो बाय है वो हमारा किससे पहले लगता है? बाय हमारा लगता है एजेंट से पहले। कोई भी एजेंट जो किसी काम को कर रहा है तो वो उसके द्वारा किया गया है, यानी बाय लगेगा उससे पहले। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको विद और बाय में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंस, फॉर और फ्रॉम। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सिंस और फॉर की और फ्रॉम की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सिंस और फॉर के बारे में बात करेंगे। अब जो सिंस और फॉर है वो यूज किए जाते हैं हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए हम यूज करते हैं सिंस और फॉर का। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें कोई भी काम लगातार हो रहा होता है टाइम के साथ, यानी कि समय के साथ कोई भी काम हो रहा होता है, तो वो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं। और सिंस और फॉर का यूज हम करते हैं टाइम के लिए। कोई भी गिवन टाइम हो तो उसके साथ हम सिंस या फॉर में से किसी भी एक को लगाएंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे ही हैज बीन वॉशिंग his clothes, he has been washing his clothes since morning, कि वह सुबह से कपड़े धो रहा है। तो देखो मॉर्निंग क्या है हमारा, यहाँ टाइम है और टाइम से पहले हमने सिंस का यूज कर दिया है। अगर हम इसी सेंटेंस को दोबारा लिखें, ही हैज बीन वॉशिंग हिज क्लोथ्स, कि वह अपने कपड़े धो रहा है फॉर 2 hours, 2 घंटे से। फॉर 2 hours, 2 घंटे से। तो यहाँ पे देखो हमने फॉर का यूज किया है। तो सेंटेंस तो हमारा सेम है, ही हैज बीन वॉशिंग द क्लोथ्स, कि वह अपने कपड़े धो रहा है। सिर्फ हमारा टाइम अलग है, मॉर्निंग से 2 घंटे से। तो मॉर्निंग जो है हमारा, मॉर्निंग है हमारा पॉइंट ऑफ द टाइम। पॉइंट ऑफ द टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि निश्चित समय की बात हो रही है, कि सुबह की बात हो रही है, शाम की बात हो रही है, दोपहर की बात हो रही है, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी निश्चित टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ द टाइम की बात हो रही है। और जो हमारा ये 2 hours आया है, 2 hours आया है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यानी कि यहाँ पे बात हो रही है पीरियड ऑफ टाइम की, जैसे 2 घंटे, 2 महीने, 4 साल, 5 साल, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। और निश्चित समय क्या होता है, पॉइंट ऑफ द टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ द टाइम में हम देखते हैं, जैसे कि आपका मॉर्निंग आ गया, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मंडे, ट्यूसडे, मतलब कोई भी दिन हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, या फिर ईयर की बात हो सकती है 1997, 1889,
कोई भी ईयर की बात हो सकती है, और यहाँ पर कोई भी डेट हो सकती है, 25 दिसंबर, कोई भी डेट हो सकती है। तो ये सारी हमारे फिक्स टाइम होते हैं। तो इन सबसे पहले हम यूज करते हैं किसका? सिंस का। इनसे पहले हम यूज करते हैं सिंस का। और फोर के लिए हम क्या यूज करते हैं? फोर हमारा आता है, जैसे कि हमने 2 घंटे की बात हो रही है 2 आवर्स, या फिर बात हो रही है 2 मंथ की 2 मंथ्स, मतलब मंथ कितने भी हो सकते हैं, 2 ही नहीं, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 2 घंटे, 4 घंटे, या फिर ईयर्स की बात हो रही है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो इन सब के लिए, या फिर वीक की बात हो रही है 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक। तो ये जो सब है हमारे क्या है, ये हमारे अनिश्चित टाइम है। कहीं भी 2 घंटे हो सकते हैं, कभी भी 1 साल की बात हो सकती है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो इन सबसे पहले हम 4 का यूज करेंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे 4 का। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 4 का यूज हमें कहाँ करना है और सिंस का यूज हमें कहाँ करना है। तो इन दोनों का यूज हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? सिंस और 4 तो हमने देख लिया। अभी हम बात करेंगे फ्रॉम की। तो अभी बात करेंगे हम फ्रॉम की। फ्रॉम का मतलब होता है कि ओरिजिन। फ्रॉम को हम देखते हैं ओरिजिन से, यानी कि कोई भी चीज कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ से आ रही है। तो जहाँ से शुरू हुई है, जहाँ से आ रही है, उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रॉम का मीनिंग वैसे होता है से, लेकिन इसको हम देखेंगे ओरिजिन से, कि वह दिल्ली से आ रहा है तो उसकी ओरिजिन क्या है? दिल्ली। वह मुंबई से आ रहा है तो उसकी ओरिजिन क्या है? मुंबई। कि मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली को, दिल्ली में। जैसे हम पूछते हैं कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, कि आप कहाँ से आते हो, तो हम लिख देंगे कि हम दिल्ली से आते हैं। तो दिल्ली हमारा क्या है? ओरिजिन है। तो ओरिजिन के लिए कहीं से भी कोई चीज आ रही है, किसी की तरफ से भी कोई चीज आ रही है, तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पर कुछ। ही विल गो टू कॉलेज, कि वह कॉलेज जाएगा फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे से। तो देखो, अगले मंडे से कॉलेज जाएगा, तो यहाँ पे हमने बात की है टाइम की। अब टाइम के लिए हमने बताया था सिंस और 4 का यूज होता है, लेकिन सिंस और 4 का यूज सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। और अगर हम कहीं पर टाइम देखें तो ये तो देखो हमारा फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर है यहाँ, तो सिंपल फ्यूचर में या कोई भी दूसरे टेंस में हम फ्रॉम का यूज करेंगे। और फ्रॉम का यूज हम कहाँ पर करते हैं? जब किसी भी टाइम से किसी चीज की शुरुआत हुई हो। तो नेक्स्ट मंडे उसका ओरिजिन है, कि अगले मंडे से शुरू करेगा वो कॉलेज जाना। तो नेक्स्ट मंडे क्या है? ओरिजिन है, अगले मंडे से शुरू करेगा या 2 दिन बाद शुरू करेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगले मंडे से शुरू करेगा। तो अगला जो मंडे है वो उसका ओरिजिन है। तो जिस काम को हमें कहीं से शुरू करना है, कहीं से हम आरंभ करना है, तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। अब देख सकते हैं, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बारिश हो रही है। तो हैज बीन देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और 2 घंटे हमारा अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए हमने 4 का यूज किया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से बारिश हो रही है। तो 2 बजे हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो इसलिए हमने इसके लिए सिंस का यूज किया है। क्लियर हो गया। ही इज फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से है। तो मुंबई उसका ओरिजिन है, कि वो कहाँ से है? मुंबई से। तो इसलिए हमने यहाँ पर फ्रॉम का यूज किया है, जहां पर भी ओरिजिन की बात हो रही हो। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हो? कहाँ से मतलब किस ओरिजिन से आप आते हो, तो हमने यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया है। तो फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से भी ओरिजिन से, यानी कि कहीं से शुरुआत हो रही है, कहीं से कोई व्यक्ति आ रहा है, कहीं से कोई काम शुरू हो रहा है, तो हम यूज करेंगे फ्रॉम का। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा सिंस, 4 और फ्रॉम में, तीनों में क्या डिफरेंस है और हमें उनको कैसे यूज करना है। अभी बात कर लेते हैं हम 4 और ड्यूरिंग की। तो 4 का मतलब होता है के लिए, 4 का मतलब होता है के लिए, और ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो यहां पे हम कुछ सेंटेंस के थ्रू इसको समझेंगे। इट रेन्ड ऑल संडे, पूरे संडे बारिश हुई थी, बट स्टॉप ड्यूरिंग द नाइट, लेकिन रात के समय रुक गई। तो अभी हमने देखा द नाइट की बात हो रही है, और इसके पहले हमने लगा दिया है ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग जो वर्ड है, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो रात के दौरान, यानी कि रात के दौरान बारिश रुक गई थी। अब जो ड्यूरिंग आता है, वो अभी हमने बात की थी कि जो नाइट वर्ड मिलेगा हमें देखने के लिए, उससे पहले हम एट लगाएंगे, एट नाइट। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे दा का यूज हो रहा है, एट द नाइट नहीं होता, एट नाइट होता है। तो अगर दा लग रहा है तो वहां पे हम किसी और वर्ड को लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज किया है ड्यूरिंग का। ड्यूरिंग का क्यों किया है? क्योंकि पूरी रात के दौरान बारिश रुक गई। अब एट नाइट यानी कि एक हमारा फिक्स टाइम हो गया कि रात के समय। तो रात का कोई फिक्स टाइम होता है, बट ड्यूरिंग द नाइट का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। जब से रात शुरू होती है और जब से रात खत्म होती है, उसके बीच में किसी भी टाइम। तो ड्यूरिंग द टाइम का यानी कि पूरी रात के दौरान।
और एट नाइट का मतलब होता है कि नाइट के समय एक फिक्स टाइम। तो यहाँ पे कुछ वर्ड देख लेते हैं हम, जैसे ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। तो यहाँ पे हमने देखा ड्यूरिंग विंटर वेकेशंस, या फिर हम देख लेते हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड, या फिर हम देखें एक और वर्ड ड्यूरिंग द मिडिल एज। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड देखने के लिए मिल रहे हैं जिससे पहले हमने ड्यूरिंग का यूज किया है। तो ड्यूरिंग का मतलब क्या हो जाता है कि पूरे विंटर वेकेशन के दौरान, पूरे चाइल्डहुड के दौरान, पूरे मिडिल एज के दौरान। तो यहाँ पे किसी भी एक बड़े टाइम के अंदर कुछ भी हो सकता है कभी भी, ये नहीं कि एक फिक्स टाइम होगा, वहाँ पे फिक्स टाइम नहीं होता। विंटर वेकेशन तो काफ़ी लंबा होता है, विंटर वेकेशन लंबा होता है, तो उसके ड्यूरिंग में कोई भी वर्क होना, उसके दौरान यानी कि पहले दिन से लेकर लास्ट वाले दिन तक के बीच में कुछ भी हो जाना। चाइल्डहुड, बचपन भी कितना बड़ा होता है कि बचपन हमारा कई साल का होता है, तो उस बचपन के ड्यूरिंग। या मिडिल एज कितने सालों की थी आपको पता ही है, तो मिडिल एज के ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग का मतलब वो कोई फिक्स टाइम से नहीं होता, ड्यूरिंग का मतलब एक बड़े पीरियड ऑफ टाइम से होता है। उस बड़े पीरियड ऑफ टाइम में कभी भी कुछ भी काम हो गया, तो नाइट यानी कि पूरी रात के दौरान वो रुक गई थी, तो पूरी रात में किसी भी एक टाइम पर वो रुक गई थी। अभी हमें नहीं पता कि कौन सा फिक्स टाइम था जब वो रुक गई थी, तो इसलिए हमने यूज किया यहाँ पे ड्यूरिंग का। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ही हैज बीन इल फॉर 3 days। कि वो हैज बीन, देखो पहले तो हैज बीन आते ही हमें ये पता चल गया कि ये किसकी बात हो रही है, परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो ही हैज बीन इल कि वह बीमार हो रहा है फॉर 3 days, 3 दिनों से। तो 3 दिन हमारे क्या है यहाँ पे, कोई भी 3 दिन हो सकते हैं, अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो ये इसलिए हमने फॉर का यूज किया है। आई वेंट देयर फॉर समर वेकेशन। तो अभी इस वाले फॉर में और इस वाले फॉर में क्या डिफरेंस है। आई वेंट देयर फॉर समर वेकेशन कि मैं वहां समर वेकेशन के लिए गया था, और ऊपर वाले में कि 3 दिन से बारिश हो रही थी। तो 3 दिन से बारिश हो रही है, तो ये तो हमें पता है कि परफेक्ट टेंस में हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। बट समर वेकेशन के लिए फॉर का यूज क्यों हुआ, क्योंकि आई वेंट देयर, मैं वहां गया किसी पर्पस के लिए, किसके लिए गया था, समर वेकेशन के लिए। और फॉर का मीनिंग मैंने आपको बताया के लिए होता है, फॉर का मीनिंग होता है के लिए। तो के लिए का जब भी हमारा कोई भी हिंदी में मीनिंग हमें दिखाई दे कि मैं उस काम के लिए वहां पर गया, तो हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे आई रेंटेड माई कार, मैंने अपनी कार को रेंट कर दिया, रेंट पर दे दिया, फॉर द समर, सिर्फ समर के लिए, यानी कि गर्मियों के लिए रेंट पर दे दिया। तो फॉर का मतलब के लिए, तो कहीं पर भी के लिए की सेंस आ रही है तो हम फॉर का यूज करेंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिलो एंड अंडर। अभी यहाँ पे देखो 2 वर्ड दिख रहे हैं, बिलो जिसका मतलब होता है नीचे, और अंडर, अंडर का मतलब भी होता है नीचे। तो दोनों का सेम मीनिंग है, तो हम बिलो यूज कर ले या अंडर यूज कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बिलो का यूज के लिए अलग रूल है और अंडर के यूज के लिए अलग रूल है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस देखेंगे और उसके बाद हम इसको समझेंगे। ही पुट द बुक्स अंडर द पिलो, उसने बुक्स को पिलो के नीचे रख दिया, अंडर द पिलो रख दिया। ही प्लेस द लैम्प बिलो द एलमीरा, और उसने लैंप को एलमीरा के नीचे रख दिया। तो दोनों में सेम ही चीज है कि भाई पिलो के नीचे रख दिया या एलमीरा के नीचे रख दिया, तो रखा तो नीचे ही है दोनों चीजों को। तो फर्क क्या हुआ, अंडर की जगह पर हमने बिलो का यूज क्यों नहीं किया, या बिलो की जगह पर हमने अंडर का यूज क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अंडर वर्ड है, ये अंडर जो वर्ड है ये फिजिकल कॉन्टैक्ट के बारे में बताता है। फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है यहाँ पर। फिजिकल कॉन्टैक्ट कैसे, कि जो बुक्स है वो पिलो से टच हो रही है। अब दोनों के सरफेस आपस में टच हो रहे हैं, तो हमने अंडर का यूज किया है। लेकिन जो लैंप है हमारा, वो एलमीरा से टच नहीं हो रहा है। जो लैंप है हमारा वो एलमीरा से टच नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने बिलो का यूज किया है। तो जो बिलो वर्ड है उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो यानी कि वो चीजें आपस में टच नहीं होती हैं, इसलिए हमने बिलो का यूज किया है। तो बिलो में क्या होता है कि एलमीरा के नीचे, तो एलमीरा से टच नहीं होगा लैम्प, तो इसलिए बिलो का यूज किया है। तो आपको दोनों समझ में आ गया होगा कि अंडर और बिलो में क्या डिफरेंस है। अंडर क्या कर रहा है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट दिखा रहा है, और बिलो यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं दिखा रहा है। हालांकि दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, हालांकि दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अभी हम देखें, ही इज वर्किंग अंडर मी,
कि वह मेरे नीचे काम कर रहा है। अब यहाँ पे अंडर का भी यूज क्यों किया कि वह मेरे नीचे काम कर रहा है? तो बिकॉज जो अंडर वर्ड है उसका मतलब होता है जूनियर, तो हम उसको जूनियर के लिए भी यूज करते हैं अंडर को। वो मेरे नीचे वर्क कर रहा है, इसका मतलब है कि वह मेरा जूनियर है, यानी कि मैं उसका सीनियर हूं, यानी उससे ऊपर काम करता हूं और वो मेरे जूनियर है, तो जिसके लिए वजह से वो मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज अंडर मी, कि वह मेरे नीचे है। नीचे मतलब वह मुझसे जूनियर है, यानी कि मेरे नीचे होकर काम कर रहा है, मेरे अंडर में काम कर रहा है। तो अंडर वर्ड का मतलब जूनियर से भी होता है। जरूरी ये नहीं है कि अंडर का मतलब यहाँ पे नीचे शो कर रहा है, यहाँ पर जो अंडर वर्ड है वो जूनियर शो कर रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इट इज बिलो हिज डिग्निटी टू बैक फॉर मर्सी। तो ये जो बिलो वर्ड आया है यहाँ पर, ये डिग्निटी के रेफरेंस में आया है कि बैक फॉर मर्सी, यानी कि मर्सी मतलब होता है दया, दया के लिए भीख मांगना उसकी गरिमा के नीचे है। तो डिग्निटी से अगर हमारा डिग्निटी को रेफरेंस कर रहा है नीचे वर्ड, तो हम बिलो का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बिलो। बिलो मतलब होता है नीचे और डिग्निटी मतलब सम्मान यानी गरिमा। तो दया के लिए भीख मांगना उसके सम्मान को नीचे करता है, यानी कि नीचा कर देता है, बिलो पहुंचा देता है, नीचा कर देता है। तो बिलो हमारा किसके लिए आया है? डिग्निटी के रेफरेंस में आया है यहाँ पर। तो आप कहीं पर भी आपको अगर इस तरह का सेंटेंस दिखाई दे डिग्निटी से रिलेटेड, यानी कि गरिमा को नीचा दिखाना है, तो हम बिलो का यूज करेंगे। यहाँ पर हम बीनीथ का भी यूज कर सकते हैं। बीनीथ वर्ड का भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इट इज बीनीथ हिज डिग्निटी टू बैक फॉर मर्सी, बट बिलो यूज करना ज्यादा सुटेबल है, बिलो यूज करना ज्यादा बेस्ट है। तो हम इसको सबसे पहले प्रीफरेंस देंगे बिलो को। अगर हमें ऑप्शन में कहीं पर बिलो नहीं दिख रहा है तब हम बीनीथ यूज कर लेंगे, अगर बीनीथ ऑप्शन में है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बीनीथ और बिलो दोनों का मतलब नीचे ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन और विद इन। तो यहाँ पे देखो इन वर्ड एक तो हमारा इन का मतलब होता है में, और विद इन मतलब होता है के अंदर, के अंदर। अभी यहाँ पे क्या देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि इन को कहाँ पर यूज करना है और विद इन को कहाँ पर यूज करना है। तो आई विल कंप्लीट द वर्क इन अ मंथ। तो यहाँ पे देखो इन का यूज हुआ है कि मैं इस काम को 1 महीने के अंदर खत्म कर दूंगा, तो आई विल कंप्लीट द वर्क इन अ मंथ। नेक्स्ट देखो, आई कैन रिपेयर द कार, मैं इस कार को रिपेयर कर सकता हूँ विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे में मैं इस कार को रिपेयर कर सकता हूँ, 1 महीने में मैं इस काम को खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 1 महीने में काम खत्म कर दूंगा, तो यानी कि उसको काम खत्म करने में पूरा 1 महीना लगेगा, ठीक है। और 2 घंटे में मैं काम खत्म कर सकता हूं, तो 2 घंटे के अंदर वो किसी भी समय कर सकता है, 2 घंटे के अंदर अंदर करेगा, यानी कि वो 1 घंटे में भी कर सकता है, वो 1.5 घंटे में भी कर सकता है, वो 15 मिनट में भी कर सकता है, 25 मिनट में भी कर सकता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम उसको कितना लगेगा? 2 घंटे। 2 घंटे से कम भी लग सकते हैं और पूरे 2 घंटे भी लग सकते हैं। और 1 महीने की जो बात हो रही है ऊपर वाले सेंटेंस में, तो यानी कि पूरा उसको 1 महीना लगेगा ही लगेगा, पूरा 1 महीने से कम टाइम वो नहीं लेगा, ना ही 1 महीने से ज्यादा टाइम लेगा। वो 1 महीने के अंदर उस काम को खत्म करेगा, यानी कि 1 महीना पूरा लगाएगा। बट यहाँ पे 2 घंटे पूरे नहीं लगेंगे, ये नहीं पता। तो यहाँ पे देखो आई विल, उसने क्या किया है? निश्चय किया है। यहाँ पे देखो आई विल यानी दृढ़ निश्चय किया है कि मैं 1 महीने के अंदर इस काम को खत्म कर दूंगा। और आई कैन, उसने कहा मैं कर सकता हूं, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर इस काम को रिपेयर कर सकता हूं, ठीक है, इस काम को मैं खत्म कर सकता हूं 2 घंटे के अंदर अंदर। तो इन और विद इन में इतना ही फर्क है कि जब हम देखें कि काम कर सकते हैं हम, तो विद इन, और काम कर दूंगा तो इन का यूज करेंगे। तो ही विल राइट ए बुक, वो एक किताब लिख देगा, तो ही विल कि वह किताब लिख देगा इन 3 मंथ, 3 महीने में, तो यानी कि उसको पूरे 3 महीने लगेंगे किताब को लिखने में। ही कैन सोल्व, कि वो सोल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि उसको 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, 55 मिनट भी लग सकते हैं, और पूरा 1 घंटा भी लग सकता है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो इस काम को कर लेगा। उसने बोला कि मैं कर सकता हूं, बट जरूरी नहीं कि पूरा 1 घंटा ही लगे उसको। तो विद इन और इनमें सिर्फ यही फर्क है कि विद इन के इनके अंदर तो पूरा का पूरा टाइम लगेगा और विद इन में टाइम कम भी लग सकता है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि विद इन और इनको हम कहां पर यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, एगो और बिफोर। अब एगो मतलब क्या होता है? एगो का मीनिंग होता है पहले, और बिफोर का मतलब भी होता है पहले, यानी कि दोनों का मीनिंग हमारा सेम है। एगो माने भी पहले और बिफोर माने भी पहले, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, कहां पर हमें एगो यूज करना है और कहां पर हमें बिफोर यूज करना है। तो ही केम
3 days एगो, कि वह 3 दिन पहले आया। तो सबसे पहले तो हम बात जो करेंगे वो एगो जो होता है वो पास्ट टेंस में यूज होता है। किस में यूज होता है? पास्ट टेंस में। तो पहले के लिए हम पास्ट टेंस में एगो का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा हम देखते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट, कि ट्रेन छूट चुकी थी बिफोर ही रीच द स्टेशन, उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले। तो उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो जब हम बिफोर का यूज देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए बिफोर का यूज किया जाता है। बिफोर का यूज दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, और एगो का यूज एक ही सेंटेंस में किया जाता है बट पास्ट टेंस में किया जाता है। तो सिर्फ इतना सही फर्क है दोनों में कि एगो को हम यूज करेंगे पास्ट टेंस के लिए, बिफोर को भी हम पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, बट दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए, जैसे हमने देखा यहाँ पे द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी, एक सेंटेंस, ही रीच द स्टेशन, वह स्टेशन पर पहुंचा, दो सेंटेंस। तो दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हमने यहाँ पे बिफोर का यूज किया है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि एगो हम यूज कहाँ पर करेंगे और बिफोर का हम यूज कहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं बी साइड एंड बी साइड्स। अब देखो बी साइड और बी साइड दोनों की सेम स्पेलिंग है, BESIDE और BESIDES, सिर्फ हमने एस लगाया यहाँ पर। बी साइड और बी साइड्स, सिर्फ एस लगाते ही इस स्पेलिंग का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। बी साइड का मतलब होता है पास में, बी साइड मतलब होता है पास में, और बी साइड्स मतलब होता है के अलावा। तो आप देख सकते हो सिर्फ एक एस लगाने से वर्ड का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया है, के अलावा या फिर के अतिरिक्त। तो अब यही हमें कंफ्यूजन होता है कि भाई हम बी साइड्स का यूज करें इस सेंटेंस के अंदर या बी साइड का करें। अब हमें तो पता नहीं चलता कि हम कौन से वर्ड का यूज करें, बिकॉज हमें दोनों सेम लग रहे हैं। तो कई बार हम क्या समझ लेते हैं, अगर हमें नहीं पता, बी साइड और बी साइड्स दोनों सिंगुलर प्लूरल है, बट ऐसा तो नहीं है, दोनों अलग मीनिंग है, दोनों अलग वर्ड है, दोनों के मीनिंग भी अलग अलग हैं। तो बी साइड मतलब होता है पास में, कोई चीज हमारे पास में है तो हम बोलेंगे ही इज बिसाइड मी, कि वह मेरे पास में है। ठीक है, और बी साइड्स का मतलब होता है के अलावा, कि जब दो चीज में से, जब हमारे पास दो चीजें हों, कि ये चीज के अलावा हमारे पास ये वाली चीज भी है, कि मेरे पास पेंसिल के अलावा पेन भी है, मेरे पास बाइक के अलावा स्कूटर भी है, तो हम यूज करेंगे बी साइड्स का। तो यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं, ही वॉज सिटिंग बिसाइड सरला, कि वह सरला के पास बैठा हुआ था। तो देखो बी साइड यानी सरला के पास, बी साइड, साइड मतलब पास, बी साइड के पास। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, और एक मोटरसाइकिल के अलावा उसके पास एक कार है। तो हमने क्या देखा कि एक मोटरसाइकिल के अलावा बिसाइड्स मतलब के अलावा उसके पास एक कार है, यानी कि उसके पास कार भी है और मोटरसाइकिल भी है। तो ये क्लियर हो गया कि हम बिसाइड्स का यूज करेंगे के अतिरिक्त या के अलावा के लिए, और बी साइड का यूज करेंगे हम पास में के लिए। दोनों सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और दोनों ही वर्ड का आपको मीनिंग भी समझ में आ गया होगा कि ये जो दोनों मीनिंग है वो अलग अलग हैं, और इनके वर्ड्स भी अलग अलग है और मीनिंग भी अलग अलग है। नेक्स्ट देख लेते हैं बिटवीन एंड अमोंग। तो यहाँ पे दो वर्ड हमें दिख रहे हैं, बिटवीन एंड अमोंग। बिटवीन माने और अमोंग माने दोनों का मतलब होता है बीच में। अब डिफरेंस क्या है कि भाई जब दोनों का मतलब बीच में है तो ये बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि भाई हम यहाँ पे सेंटेंस में बिटवीन लगाएं या फिर अमंग लगाएं। तो ये एक सिंपल सा एक हम इसको रूल देख लेते हैं कि जो बिटवीन होता है वो 2 पर्सन के लिए यूज होता है, 2 पर्सन के लिए, कि जब हम किसी चीज को 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या किसी 2 पर्सन के बीच में कोई बातचीत हो रही है तब हम बिटवीन का यूज करते हैं। लेकिन अगर मोर देन 2 आ जाए, मोर देन 2, 2 से ज्यादा का यूज हो, तब हम यूज करते हैं अमोंग का। अमोंग मतलब भी बीच में और बिटवीन मतलब भी बीच में। तो अभी यहाँ पे हम सेंटेंस देखेंगे और उसके थ्रू हम यहाँ पे समझ लेंगे इन वर्ड्स के मीनिंग को। तो यहाँ पे देखो, ही डिस्ट्रीब्यूटेड, उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपनी प्रॉपर्टी बिटवीन 2 सन, अपने 2 बेटों में। तो उसने अपने 2 बेटों के बीच में प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हिज 2 सन, तो बेटों की बात हो रही है कितने की, 2 की। तो हमने क्या यूज किया है, बिटवीन, कि 2 बेटों के बीच में अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने, तो बिटवीन का यूज किया है। बट अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें यहाँ पे, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग द पुअर, पुअर के बीच में यानी गरीबों के बीच में। तो गरीब तो बहुत सारे आ गए यहाँ पे, 2 की बात नहीं हो रही है, 1 की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है 2 से ज्यादा की बात।
पुअर, पुअर मतलब होता है गरीब, बहुत सारे गरीबों की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमने यूज किया है अमंग का। क्लियर हो गया कि बिटवीन कहाँ यूज करेंगे और अमंग कहाँ पर यूज करेंगे। तो बिटवीन हमारा 2 के लिए आएगा और अमंग हमारा 2 से ज्यादा के लिए आएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, आ ट्रीटी वो साइंड, एक ट्रीटी साइन की गई बिटवीन 3 पार्टीज, 3 पार्टी के बीच में। तो अभी तो आप बोलोगे कि हमने तो 2 की बात की, तो यहाँ पर 3 लोग कैसे आ गए, 3 पार्टीज कैसे आ गई यहाँ पर, और हमने यहाँ पे यूज किया है बिटवीन का, तो क्या यहाँ पर एरर है? तो ये अभी हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर एरर तो नहीं है, कहीं हमने बिटवीन गलती से लगा दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर बिटवीन हमने बिल्कुल सही लगाया है। क्यों? क्योंकि जो ट्रीटी हुई है वो 3 पार्टी के बीच में हुई है। अभी ये 3 पार्टी कैसी हैं, ये जो तीनों पार्टी हैं आपस में बहुत ज्यादा क्लोज, इनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप है। जब किसी भी पर्सन के बीच में या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में जब बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होती है, क्या होती है? क्लोज। तो क्लोज रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे। अब तीनों पार्टी क्या है, आपस में क्लोज्ड है, एक दूसरे को जानती हैं, तो इसलिए हमने यूज किया है बिटवीन का यहाँ पर। एक और देख लेते हैं, ही इंसर्टेड अ नीडल, उसने एक नीडल को इंसर्ट कर दिया बिटवीन द क्लोज पेटल्स ऑफ ए फ्लावर, एक फूल के क्लोज पेटल्स में। तो बहुत सारी जो पेटल्स होती हैं, जो पास पास पेटल्स हैं, उसमें उनके बीच में क्या लगा दी, उसने एक नीडल लगा दी। तो देखो फ्लावर, जो हमारा जो फ्लावर है, मान लेते हैं कि ये फ्लावर है, तो ये हमारा है एक फ्लावर। अब फ्लावर की जो पेटल्स है, ये जो पेटल्स है फ्लावर की, तो ये बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएट है, यानी कि आपस में इनकी रिलेशनशिप है। ये एक ही फ्लावर की पत्तियां हैं, एक ही फ्लावर की बात हो रही है यहाँ पर, और ये आपस में क्या है, इनकी क्लोज रिलेशनशिप है। तो इसलिए यहाँ पे हमने बिटवीन का यूज किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि 2 पर्सन के लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे और 2 से ज्यादा पर्सन के लिए हम अमंग का यूज करेंगे। बट ये जो 2 सेंटेंस है वो हमारे क्या है, इन दोनों सेंटेंस में हमें एक्सेप्शन दिख रहा है। एक्सेप्शन क्या है हमारा, कि अगर हमारे जो मेंबर है जिनके बीच में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या जिनके बीच में बातचीत हो रही है, अगर उनका आपस में रिलेशनशिप बहुत गहरा है, उनका जो क्लोजली एसोसिएटेड है अगर वो, तो हम बिटवीन लगा देंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। कुछ ही ऐसे सेंटेंस में हमें मिलेगा एग्जाम के अंदर, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस हमें वहां पर दिखे। बट अगर आपको ऐसे सेंटेंस दिख रहे हैं कि भाई तीनों पार्टी क्या है, एक ही संधि पे बात हो रही है, एक ही ट्रीटी पर उनकी आपस में बात हो रही है और उन्होंने इस पे साइन किया है, तो यानी कि आपस में उनकी रिलेशनशिप गहरी है। एक फूल की पत्तियां, तो आपस में रिलेशनशिप तो गहरी होगी उनकी, तो इसलिए हमने बिटवीन का यूज किया है यहाँ। आज हम क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ पे कुछ ही प्रीपोजिशन को देखा है, अभी भी हमारी काफ़ी प्रीपोजिशन रहती हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी। अगर हम सारी प्रीपोजिशन आज की आज ही कर लेंगे, काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक पार्ट 2 बनाएंगे प्रीपोजिशन का, जिसमें हम दूसरे जितने भी हमारी बाकी बची हुई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बारे में जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी रह गई हैं उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रीपोजिशन का, इसमें हम अपने आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। आज जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी हमने कुछ प्रीपोजिशन पढ़ी थी, डेफिनेशन को समझा था और टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन को देखा था। तो आज की हमारी देख लेते हैं कौन कौन सी प्रीपोजिशन है जिसको आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले है हमारी अमंग और अमंगेस्ट। तो जो अमंग और अमंगेस्ट है, इनका मतलब होता है बीच में, इसका मतलब होता है बीच में। और ये जो अमंग और अमंगेस्ट होते हैं ये दोनों मोर देन 2 के लिए यूज किए जाते हैं। मोर देन 2 के लिए हम इनको यूज करते हैं। अभी हम यहाँ पे एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझ लेंगे। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज, कि उसने टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग अमंगेस्ट द पुअर। तो यानी कि हम यहाँ पे अमंग का भी यूज कर सकते हैं और अमंगेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारा सेंटेंस के अंदर द यूज हुआ है अमंग या अमंगेस्ट से पहले, तो हम दोनों में से किसी का भी यूज कर लेंगे, अमंग का भी या अमंगेस्ट का भी। तो हमारा सेंटेंस ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अमंग द पुअर या फिर ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अमंगेस्ट द पुअर। तो दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस में भी द का यूज हुआ है, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज, अब हमने यूज किया है अमंगेस्ट अस। तो यहाँ पे हमने अमंग का यूज क्यों नहीं किया, सिर्फ अमंगेस्ट का क्यों किया है? तो देखेंगे क्यों किया है यहाँ पर। जैसे ये आप देख सकते हो अमंगेस्ट के बाद जो वर्ड आया है, जो ऑब्जेक्ट आया है ये, तो इसका जो पहला लेटर है यू वो वोवल है।
तो अगर हमारा प्रीपोजिशंस के बाद वाला जो वर्ड है उसका पहला लेटर वोवल है, तब हम वहाँ पर अमंगस्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम अमंग का यूज़ नहीं करेंगे, अमंगस्ट करेंगे, बिकॉज जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो वोवल है। तो याद रखना है आपको कि अगर अमंगस्ट के बाद कोई वर्ड आया है तो उसका पहला लेटर वोवल होना चाहिए, ठीक है। तब अगर अमंग, कहीं पर आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है कि अमंग, कहीं पर आप देखो कि अमंग अस लिखा हुआ है, तो ये रोंग होगा, क्योंकि अमंग के साथ अस यानी कि वोवल का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे अमंगिस्ट लगाना पड़ेगा, तब ये सही होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमंग और अमंगिस्ट में क्या डिफरेंस है कि हम कहीं पर भी अमंग या अमंगिस्ट यूज कर सकते हैं दा के साथ, बट अगर हमारा पहला लेटर वोवल है, अमंगिस्ट के बाद आने वाले वर्ड का पहला लेटर अगर वोवल है तो तब हम अमंग का यूज़ नहीं करेंगे, अमंगिस्ट का करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कहाँ पर हमें अमंग लगाना है और कहाँ पर हमें अमंगिस्ट लगाना है। तो अमंग और अमंगिस्ट के बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारी कौन सी है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है ऑफ और ऑफ। ऑफ और ऑफ दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप देख सकते हो ओ एफ ऑफ और यहाँ पे ओ डबल एफ ऑफ लिखा हुआ है। तो जो ये ऑफ है और ये वाला जो ऑफ है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि ऑफ का यूज ओ एफ का यूज हम करते हैं किसी से रिलेशन बताने के लिए, रिलेशन को शो करने के लिए, रिलेशन शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस देख लेते हैं, ही इज अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, कि वे हमारी फैमिली का मेंबर है। तो उसकी रिलेशन किससे है, उसकी रिलेशन है हमारी फैमिली से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ही इज अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, और ऑफ का यूज हमने बताया है कि वे हमारी फैमिली का, तो का वर्ड ने हमें रिलेशन दिखाई है यहाँ पर। तो यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं, शी इज अ मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी, कि वह हमारी सोसाइटी की मेंबर है। तो मेंबर क्या है वे, तो शी क्या है, शी की रिलेशन दिखाई है यहाँ पर कि वे हमारी सोसाइटी की सदस्य है। तो ऑफ का यूज हुआ है की के लिए। तो का, के, की, जब ऐसे वर्ड हमें देखने के लिए मिले का, के, की, तो उससे हमें पता चलता है कि वो रिलेशन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, रिलेशन। किसी भी दो लोगों के बीच में, दो पर्सन के बीच में, किसी भी दो थिंग्स के बीच में जब रिलेशन शो हो रही हो तब हम यूज करेंगे ऑफ का। लेकिन अगर ओ डबल एफ, कहीं पर हमें ओ डबल एफ अगर दिखता है तो इसका मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है रिमूव दिखाने के लिए, मतलब रिमूव होने के लिए। तो कोई भी चीज अगर कहीं से रिमूव हो रही है, रिमूव होने पर हम ऑफ का यूज करते हैं। तो जैसे देखते हैं सेंटेंस, ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ। तो अब वह क्या है, यहाँ पर अपनी ड्यूटी से ऑफ है, यानी कि ड्यूटी से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ऑफ ड्यूटी है। तो ड्यूटी से वो रिमूव हो चुका है, यानी कि दूर हट गया है, ड्यूटी से वो दूर हो गया है। तो जब हमें दूर हो जाने वाली सेंस दिखाई दे, कहीं पर रिमूव होना हो, दूर होना हो, हटना हो वहां से, तब हम ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। ही जम्प्ड ऑफ द टावर, कि वे उसने टावर से जंप किया। तो देखो वो कहाँ से रिमूव हो रहा है, कहाँ से हट रहा है, वो टावर से दूर जा रहा है। तो टावर से दूर जा रहा है तो यानी कि वहां से ऑफ हो रहा है। तो कहीं पर भी अगर हमें ऐसे वर्ड दिखाई दे यहाँ पर, या फिर हमें ऑफ या ऑफ में से किसी एक को चूज करना हो, तो हम क्या करेंगे कि कहीं पर भी हमें रिमूव होने का सेंस अगर दिख रही है तो हम ओ डबल एफ ऑफ का यूज करेंगे, और कहीं पर भी हमें रिलेशन दिखाई दे रही है तो हम ओ एफ ऑफ का यूज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑफ और ऑफ में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबव और ओवर की। तो अबव और ओवर दोनों का मतलब होता है ऊपर, दोनों का मतलब होता है ऊपर। ओवर माने भी होता है ऊपर या फिर ऊपर से। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे दो वर्ड लिखे हैं अबव और ओवर, दोनों का मतलब ऊपर होता है। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो तब हम अबव या ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है, द हेलीकॉप्टर इज हावरिंग अबव ओवर अस, कि जो हेलीकॉप्टर था वो होवर हो रहा था, कहाँ पर, हमारे ऊपर। तो हमने देखो यहाँ पे अबव का भी यूज किया है और ओवर का भी यूज किया है। तो हम यहाँ पर दोनों का यूज करेंगे। तो दोनों का यूज हम यहाँ पर क्यों करेंगे और एक का हमने क्यों नहीं किया, तो देख लेते हैं कैसे। मान लो एक टेबल है यहाँ पर, ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक फैन लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक फैन है, तो जो ये फैन है ये एग्जैक्टली हायर देन टेबल है, यानी कि टेबल के बिल्कुल ऊपर है, एग्जैक्टली ऊपर है। तो तब हम यूज करेंगे ओवर या अबव दोनों का। तो यहाँ पर हम दोनों का यूज करते हैं जब बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर हो, ठीक है। तो जो हेलीकॉप्टर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे ऊपर है, तो हमारे ऊपर के लिए हमने बिल्कुल एग्जैक्टली हायर देन, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली हायर देन हो,
हायर देन बिल्कुल ठीक ठीक सिर के ऊपर या हमारे ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, जैसे टेबल के ऊपर ठीक फैन है तो हम दोनों का यूज कर सकते हैं, अबव का भी और ओवर का। लेकिन अगर हमारे पास एक टेबल है ये और हमारा जो फैन लगा हुआ है वो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, जो फैन लगा हुआ है वो यहाँ पर लगा हुआ है, ये थोड़ा सा हटके है, देखो दूर हटके है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस पॉइंट पे नहीं है, तो तब हम सिर्फ अबव का यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो लेकिन बिल्कुल थोड़ा या तो राइट हो या थोड़ी लेफ्ट हो, बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरहेड ना हो, तब हम यूज करेंगे अबव का। लेकिन अगर बिल्कुल एग्जैक्टली हायर देन है, बिल्कुल ठीक उसी के ऊपर है, तब हम अवर और अबव दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, फ्लैग्स वर वेव्ड, फ्लैग्स वेव कर रहे थे अबव ओवर आवर हेड्स, यानी कि हमारे सिर के ऊपर, तो सिर के ठीक ऊपर थे इसलिए हमने यहाँ पे अबव और ओवर का यूज किया। नेक्स्ट देखो ये वाला सेंटेंस देख लेते हैं, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एक ब्रिज है, कहाँ पर, ओवर द रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन के ठीक ऊपर है। मान लो ये रेलवे लाइन है तो इसके ठीक ऊपर ब्रिज है, इसके ठीक एग्जैक्टली हायर देन है, तो तब हमने यहाँ पर यूज किया है ओवर का। क्लियर हो गया आपको कि ओवर और अबव दोनों में क्या डिफरेंस है, होता ऊपर ही है और ना ही ये आपस में टच होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टच नहीं हो रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे फैन है वो टेबल से टच नहीं होगा, जो ब्रिज है वो रेलवे लाइन से टच नहीं होगा, थोड़ा ऊपर ही रहता है। हेलीकॉप्टर है वो हमारे से टच नहीं हो रहा है, फ्लैग्स जो हैं वो हमारे हेड पे टच नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे टच नहीं होता है। जब टच नहीं होता है मतलब आपस में कांटेक्ट नहीं होता है, फिजिकल कांटेक्ट, तो हम अबव और ओवर का यूज करते हैं ऊपर के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अवर और अबव दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जो ओवर वर्ड है, ओवर, उसका एक मीनिंग तो हमने देख लिया कि हायर देन, एक तो हमने देखा ऊपर यानी हायर देन, दूसरा ओवर का मीनिंग होता है टू कवर, टू कवर। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को पूरा कवर करना है तब भी हम ओवर का यूज करेंगे, जब वो पूरी तरह ढक जाए। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ढक रही है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से तब हम ओवर का यूज करेंगे। तो जैसे देख लेते हैं, आई पुट अ क्लोथ ओवर हर, कि मैंने उसको कपड़े से ढक दिया, तो आई पुट अ क्लोथ ओवर हर, तो हर को यानी कि जो वो लड़की है उसको पूरी तरह कपड़े से ढक दिया गया है, तो अब हमने ओवर का यूज किया है। एक और देख लेते हैं यहाँ पर, ही पुट, ये वाला सेंटेंस है देखो आप, ही पुट अ ब्लैंकेट ओवर द डेड बॉडी। अब जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी को ब्लैंकेट से पूरी तरह ढक दिया गया है, तो इसलिए हमने ओवर का यूज किया है। तो ओवर का मतलब टू कवर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि ओवर का मतलब, एक तो हमने देखा हायर देन यानी एग्जैक्टली हायर देन, दूसरा हमने देखा टू कवर, थर्ड यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ओवर जो है उसका मतलब होता है ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड यानी दूसरी तरफ। ऑन द अदर साइड का मतलब दूसरी तरफ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अगर दूसरी तरफ है तो ऑन द अदर साइड है, तब भी हम ओवर का यूज करते हैं। तो देख सकते हैं सेंटेंस, ही लिव्स, वह रहता है ओवर दिस माउंटेन, इस माउंटेन के ऊपर। अब माउंटेन के ऊपर तो कोई नहीं रहेगा, माउंटेन के ऊपर तो नहीं रहेगा, तो हमने लिखा है कि ओवर ऑन द अदर साइड, ही लिव्स ऑन द अदर साइड दिस माउंटेन, कि वे इस माउंटेन की दूसरी तरफ रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा मीनिंग आएगा वो आएगा दूसरी तरफ, माउंटेन की दूसरी तरफ रहता है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि हमने कहाँ ओवर का यूज कहाँ पर किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटेंस हमारा, ये वाला थर्ड लास्ट जो सेंटेंस है, वी हैड अ चैट, चैट मतलब होता है बातचीत करना, कि हमने बातचीत की ओवर ए कप ऑफ टी, यानी कि जब चाय पी रहे थे, तो जब हम चाय पी रहे थे तब हमने बातचीत की। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द मैटर वॉज डिसाइडेड, मैटर डिसाइड हुआ ओवर द लंच, यानी जब लंच कर रहे थे तब मैटर डिसाइड हुआ था। तो जब भी हम टी, लंच इस तरह की बातें करते हैं, यानी कि खाने के टाइम पे या पीने के टाइम पे कोई भी डिस्कशन हो रहा होता है, कोई भी चैट हो रही होती है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तब हम ओवर का यूज करते हैं, तब हम ओवर का यूज करते हैं। टी टाइम पे क्या किया, उन्होंने बातचीत की, यानी कि कोई डिस्कशन हुआ, तब हमने ओवर का यूज किया। लंच टाइम पे उसने कोई बातचीत की, मैटर डिसाइड किया गया, तब हमने ओवर का यूज किया। तो इस टाइम पे जब भी कोई खा रहे पी रहे होते हैं, चाय ले रहे होते हैं, लंच कर रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं, जब हमारे वहां पे कोई डिस्कशन चल रहा होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, कुछ भी पीने खाने की जितनी भी चीजें होती हैं और उस टाइम पे कोई भी बातचीत हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अबव। अबव का एक मीनिंग तो हमने देख लिया कि अबव माने होता है हायर देन, ठीक है।
हायर देन होता है अबव माने एग्जैक्टली हायर देन भी हो सकता है और हायर देन दोनों ही होते हैं। और दूसरा अबव का मतलब होता है प्रीवियसली, अबव का मतलब होता है प्रीवियसली, प्रीवियसली या फिर अर्लियर, अर्लियर यानी कि पहले से ही। कोई भी चीज अगर पहले से या ऊपर ऊपर या दी गई है या पहले से ही दी गई है तब हम अबव का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ही लिव्स एट द अबव एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस पहले यानी ऊपर लिखा है, अर्लियर लिखा है यानी कि जो प्रीवियसली मेंशन्ड होता है यानी कि जो पहले से ही लिखा गया होता है। तो जैसे ही लिव्स एट द अबव एड्रेस, जो एड्रेस है वो पहले से ही लिखा गया है, प्रीवियसली रिटन है, प्रीवियसली मेंशन्ड है, मेंशन्ड है, प्रीवियसली मेंशन्ड है। जब कोई चीज पहले से ही मेंशन्ड हो तब हम अबव का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ही लिव्स एट द अबव एड्रेस, कि वह ऊपर लिखे गए एड्रेस पर रहता है। तो अबव मतलब ऊपर लिखा गया यानी कि पहले से ही मेंशन्ड है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि फॉर डिटेल, फॉर डिटेल्स यानी डिटेल के लिए प्लीज सी अबव। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कि फॉर डिटेल्स, डिटेल्स के लिए आपको ऊपर देखना है। ऊपर देखने का मतलब कि जो पहले से ही मेंशन चीजें हैं उसमें देखना है, प्रीवियसली मेंशन चीजों में देखना है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अबव और ओवर में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो प्रेपोजिशन है हमारी मेक ऑफ और मेक फ्रॉम, दोनों ही मटेरियल से रिलेटेड है, मटेरियल, दोनों ही मटेरियल से रिलेटेड है। यानी कि इसमें क्या होता है कि हमें कोई भी चीज किसी दूसरी चीज से बनाई गई होती है। तो यानी कि मेक ऑफ और मेक फ्रॉम मतलब बनना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट से जब बनता है तो तब हम मेक ऑफ या मेक फ्रॉम का यूज करते हैं। तो कहाँ पर हमें मेक ऑफ करना है और कहाँ पर हमें मेक फ्रॉम करना है। तो जो मेक ऑफ होता है उससे जब हम कोई भी चीज हम बनाते हैं किसी भी दूसरी चीज से तो उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं होता। तो नो चेंज इन स्टेट, यानी कि वो जैसी पहले थी उसी स्टेट में रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन मेक फ्रॉम में क्या होता है, स्टेट पूरी तरह बदल जाती है। तो स्टेट क्या हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है, यानी कि जो इसकी स्थिति जैसी पहले थी वो अब नहीं रहती, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाता है वो। और मेक ऑफ में क्या होता है कि वो चीज जो पहले थी वैसी ही रहती है, सिर्फ उसका रूप बदल जाता है, बट वो रहेगा वही अगर हम उसको दोबारा से रिवर्स करें तो, मतलब ये रिवर्सेबल होता है, ठीक है। और जो मेक ऑफ होता है, मेक फ्रॉम होता है, वो रिवर्सेबल होता है, वो पहले वाली कंडीशन में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, आर नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर्स, कि जो नोटबुक है वो किसकी बनी है, पेपर्स की बनी है। तो देखो पहले भी पेपर्स थे और बाद में भी नोटबुक में भी पेपर ही होते हैं। तो यानी कि स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, नोटबुक के अंदर भी पेपर हैं और पहले भी पेपर ही थे, तो इसलिए हमने ऑफ का यूज किया है। तो मेक ऑफ पेपर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। अब जो घर है वो किससे बना है, ब्रिक से बना है। तो पहले भी ईंटें थी और घर में भी ईंटें ही होते हैं। जब घर हम तोड़ते हैं या घर को रिनोवेशन कराते हैं तो उसके अंदर से ईंटें ही निकलती हैं, तो वो ब्रिक में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्रिक को हम वापस निकाल भी सकते हैं। तो आ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, कि जो घर है वो ब्रिक का बना हुआ है, जो नोटबुक है वो पेपर की बनी हुई है। तो यहाँ पे देखो की का के, यहाँ से ऐसी रिलेशन हमें दिखाई देगी। के जो ऑफ वर्ड है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन, जो ऑफ वर्ड है उसका जो मीनिंग आएगा यहाँ पर का के की आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। जो बटर है वो दूध से बना हुआ है, ठीक है। अभी देखो पहले मिल्क था और फिर बटर बन गया। अब बटर क्या होगा, वो रिवर्सेबल तो होगा नहीं कि वापस मिल्क में बदल जाए। तो मिल्क की पूरी स्टेट चेंज हो गई है। मिल्क पहले मिल्क था और फिर बाद में बटर में चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पे स्टेट पूरी तरह चेंज हो गई है। और हमने यूज किया है यहाँ पे फ्रॉम का, और फ्रॉम का मतलब होगा से, कि जो बटर है वो मिल्क से बना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेड फ्रॉम लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेपर इज मेड फ्रॉम ट्री। अब देखो यहाँ पे जो पेपर बने हैं वो किससे बनते हैं, पेड़ों से। तो पेड़ से जो पेपर बना है उसके लिए हमने यूज किया है फ्रॉम का, क्योंकि पहले ट्री था और बाद में प्लांट पेपर बन गया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हमें मेड ऑफ का यूज करना है, मेक ऑफ का यूज करना है, और कहाँ पर हमें मेक फ्रॉम का यूज करना है। तो मेक फ्रॉम में क्या होगा कि जहाँ पे स्टेट चेंज हो जाती है वहां पर मेक फ्रॉम लिखेंगे, और जहाँ पर स्टेट चेंज नहीं होती है वहां पर हम मेक ऑफ लिखेंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रेपोजिशन देख लेते हैं, इन और विद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो वर्ड लिखे हैं हमारे, इन और विद। इन का मतलब होता है में और विद मतलब होता है साथ। तो ये तो आपको पता ही होगा कि में और साथ। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो पहला सेंटेंस है ही राइट्स विद द पेन,
कि वह एक पेन से लिखता है। दूसरा सेंटेंस है ही इज राइटिंग इन इंक, कि वह इंक से लिख रहा है। तो देखो वहां पेन से लिख रहा है और यहाँ पर इंक से लिख रहा है, तो यहाँ पर हमने विद का यूज किया है और यहाँ पर हमने इन का यूज किया है। तो ऐसा क्यों हुआ कि वहां पर हमने विद का यूज क्यों किया और यहाँ पे हमने विद इंक क्यों नहीं लिखा कि ही इज राइटिंग विद इंक, कि वह इंक से लिख रहा है। तो डिफरेंस क्या है कि जो हमारी विद होता है, जिस मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट, विद का यूज हमने बताया था कि इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स है, कोई भी टूल है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो हम क्या यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। ऐसी इंक क्या है, ये भी एक तरह का कोई भी मतलब टूल ही है, इंक है। इंक जो है वो भी एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा कुछ लिखा गया है, जिससे कुछ लिखा गया है। बट अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट काउंटेबल है यानी कि हम उसको गिन सकते हैं, तब हम यूज करेंगे विद का। अगर वो अनकाउंटेबल है यानी कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तब हम यूज करेंगे इन का। तो सिर्फ इतना डिफरेंस देखना है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम कोई काम कर रहे हैं, अगर वो काउंटेबल है तो हम विद का यूज करेंगे, अगर वो अनकाउंटेबल है तो अब हम इन का यूज करेंगे। तो सेम अब यहाँ पर आप पहचान गए होंगे कि जो पेन है वो क्या है, काउंटेबल, यानी कि पेन को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने पेन के साथ विद का यूज किया है। और जो इंक है वो लिक्विड स्टेट में है तो पहले तो, और दूसरा वो अनकाउंटेबल है, इंक को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इन का यूज किया है कि ही इज राइटिंग इन इंक। ये क्लियर हो गया होगा आपको पहला रूल। विद का जो हमने पहला रूल पढ़ा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विद का मतलब होता है साथ, कि कोई किसी के साथ जा रहा है, आ रहा है, तब भी हम किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। तो जैसे ही इज प्लेइंग विद हिज सिस्टर, कि वह अपनी बहन के साथ खेल रहा है, तब हमने देखो विद का यूज किया है। विद का मतलब होता है साथ में या फिर साथ साथ, तो उसका जो भाई बहन है वो दोनों साथ साथ खेल रहे हैं, तो ही इज प्लेइंग विद हिज सिस्टर। और हम देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज ट्रेम्बलिंग विद फियर। तो जब भी कहीं कहीं पर हमें रीजन दिखाई दे, रीजन अगर हमें दिख रहा है कि वह कांप रहा है, तो कांपने का रीजन क्या है, फियर, तो हम लिखेंगे विद का यूज करेंगे हम। जैसे ही इज ट्रेम्बलिंग, वह कांप रहा है। अब यहाँ पे हमें रीजन पता चल कराना है कि किस वजह से वो कांप रहा है, किस वजह से वो डर रहा है। तब हमने देखा कि फियर की वजह से वो कांप रहा है, क्यों, मतलब किस वजह से, डर की वजह से वो कांप रहा है, तो हमें यहाँ पे दिखाई दिया रीजन, तो हमने विद का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, आई हैव नो रिलेशन विद हर, कि मेरी उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो देखो साथ, यहाँ पे भी मैंने बताया था कि जब हमें साथ वर्ड आ जाए, कि साथ साथ या साथ वर्ड आ जाए, पहला हमने सेंटेंस देखा था ही इज प्लेइंग विद हिज सिस्टर, कि वह अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा है। अभी देखिए आई हैव नो रिलेशन, कि मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, संबंध दिख रहा है, उसके साथ कोई संबंध की बात हो रही है, रिलेशन की बात हो रही है, तब भी हमने किसका यूज किया है, विद का यूज किया है। तो साथ के लिए जहां पर भी साथ वर्ड इसका मीनिंग आए, तब हम विद का यूज करेंगे। ही फॉट, कि वह लड़ा, विद डिटर्मिनेशन, मतलब लड़ने के कैसे लड़ा, वो डिटर्मिनेशन से लड़ा। यानी कि जब भी कहीं मैनर की बात हो रही है, मैनर की बात हो रही है यानी कि तरीके की बात हो रही है, कोई भी तरीके से अगर कोई काम हो रहा है तो भी हम विद का यूज करेंगे। कि ही फोर्ट, वह लड़ा, किस तरीके से लड़ा, डिटर्मिनेशन से लड़ा, यानी कि पूरे दृढ़ निश्चय के साथ लड़ा। तो देखो यहाँ पर भी क्या आया, के साथ। तो ज्यादातर हम देखेंगे जो विद का मीनिंग है के साथ है, बट यहाँ पे हम ये वाले रूल भी फॉलो करेंगे कि कहीं पर मैनर की बात हो रही है तो हम विद का यूज करेंगे, कहीं पर रिलेशन दिखाई दे रही है तो भी हम विद का यूज करेंगे, कहीं पर रीजन दिखाई दे रहा है तो भी हम विद का यूज करेंगे, और कहीं पर इंस्ट्रूमेंट या टूल्स दिखाई दे रहे हैं तो भी हम विद का यूज करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। आई एग्री विद यू, तो यहाँ पे जब भी हम किसी से सहमत होते हैं, किसी से एग्री होते हैं किसी भी चीज पर, यानी सहमति के लिए, तो सहमति के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। किसी से सहमत होना, किसी भी बात पर सहमत होना, तब हम विद का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो रूल्स हैं विद वाले, वो हमने देखा इंस्ट्रूमेंट या टूल के साथ जब हम कोई काम कर रहे हों तब हम विद का यूज करेंगे, बट वो इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। फिर दूसरा हमने क्या देखा कि कहीं पर विद यानी कि आपस में रिलेशन दिखाई दे रही है, कि जैसे वह उसकी बहन है, या आई हैव नो रिलेशन विद हर, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में आप देख सकते हो, इस वाले सेंटेंस में भी और इस वाले सेंटेंस में भी क्या दिख रही है, रिलेशन दिख रही है। उसका उसकी बहन से रिलेशन दिख रहा है, और यहाँ पे उसने कहा कि मेरे उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है। तो साथ साथ वर्ड यानी रिलेशन के लिए हम विद का यूज करेंगे। कहीं पर हमें रीजन दिख रहा है, कारण दिख रहा है कि कोई काम किसी वजह से हो रहा है, तब भी हम विद का यूज करेंगे। कहीं पर हमें मैनर दिख रहा है कि किस तरीके से काम हो रहा है, तब भी हम विद का यूज करेंगे। और कोई पर हमें सहमति दिख रही है, एग्री है कोई किसी बात पर, तब भी हम विद का यूज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा कि विद का यूज हमें कहाँ कहाँ पर करना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं,
ऑपोजिट, इन फ्रंट ऑफ। एक वर्ड है हमारे पास, एक प्रेपोजिशन है हमारे पास ऑपोजिट और दूसरी प्रेपोजिशन है यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या हमारे मतलब कैसे हमें इनको यूज करना है। तो ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत, विपरीत भी होता है इसका मतलब, और इसका मतलब होता है सामने, कि एक दूसरे के सामने या विपरीत, तो हम उसको ऑपोजिट भी बोलते हैं। और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। ठीक है, तो ये मीनिंग आपको पता चल गया। लेकिन इसको यूज कैसे करना है, जैसे राम इज सीटिंग ऑपोजिट श्याम, कि जो राम है श्याम के ऑपोजिट यानी सामने बैठा है। राम के जो श्याम है वो राम के सामने बैठा है। तो अपोजिट मतलब एक दूसरे के सामने। जैसे ये राम है मान लो और ये श्याम है, तो ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो यहाँ पे हम इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ऑपोजिट का यूज करेंगे जब दो पर्सन एक दूसरे के सामने हो। अब ये जैसे राम और श्याम एक दूसरे के सामने है, यानी कि एक टेबल है मान लो बीच में, और एक दूसरे के सामने बैठेंगे तो ऑपोजिट करेंगे, एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दूसरा सेंटेंस लिखा है राम इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ श्याम। तो यहाँ पे देखो हमने लगाया है इन फ्रंट ऑफ, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। यहाँ पे हमें यहाँ पर हमें इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं करना है, यहाँ पे हमें ऑपोजिट का यूज करना है। कि मान लिया एक टेबल है यहाँ पे और एक तरफ राम बैठा है, एक तरफ श्याम बैठा है, दोनों ने एक दूसरे की तरफ फेस किया हुआ है, तब हम एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं वो, तब हम बोलेंगे कि राम इज सिटिंग ऑपोजिट श्याम। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि राम इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ श्याम, कि वो उसके सामने बैठा है, तो ये गलत होगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, हिज हाउस इज ऑपोजिट टू आवर्स, कि उसका घर हमारे घर के सामने है। तो यहाँ पे देखो एक दूसरे के सामने है यानी कि ऑपोजिट है, क्योंकि उसके घर का फेस इधर होगा और इसके घर का फेस इधर होगा, तो एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे राम और श्याम का फेस एक दूसरे के सामने अपोजिट है, ऐसे ही इन दोनों घर का फेस भी एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो जहां पर भी एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने उनका फेस हो, तब हम ऑपोजिट का यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं करते हैं। अब इन फ्रंट ऑफ का यूज हम कहां पर करते हैं, जैसे कि हमने ही पार्क द कार, उसने कार पार्क कर दी होटल के सामने। तो यहाँ पे देखो एक दूसरे के सामने उनका फेस नहीं है, कार और होटल से कोई रिलेशन नहीं है कि वो एक दूसरे के सामने फेस करके खड़े हैं, सिर्फ हमने क्या बोला कि होटल के सामने उसने कार को पार्क कर दिया, तब हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे, ऑपोजिट नहीं करेंगे, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही पुट्स द प्लेट्स ऑन द टेबल, कि उसने टेबल्स के ऊपर प्लेट्स को रख दिया। अब प्लेट्स को रख दिया है इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने। अपोजिट नहीं बोलेंगे, बिकॉज अपोजिट का मतलब होता है कि एक अगर पर्सन का फेस इधर की साइड है और एक पर्सन का फेस एक दूसरे के सामने है, जैसे घर का हो गया और यहाँ पे राम और श्याम का हो गया। तो जब एक दूसरे के आमने सामने दोनों के फेस होते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, तब हम अपोजिट का यूज करते हैं। और जब कोई चीज किसी के सामने रखी है, खड़ी है, तब हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा ऑपोजिट और इन फ्रंट ऑफ में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अक्रॉस और थ्रू। तो यहाँ पर हमारी जो प्रेपोजिशन है वो है अक्रॉस और थ्रू। तो अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, आर पार, और थ्रू का मतलब होता है द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अक्रॉस मतलब आर पार और थ्रू मतलब द्वारा। तो मान लो कि एक यहाँ पे नदी है, रिवर है एक, और उसमें से एक पर्सन इधर से उधर जा रहा है, यानी कि ऐसे वन साइड से अदर साइड तक जा रहा है, फ्रॉम वन साइड टू अदर, यानी कि वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हम अक्रॉस का यूज करेंगे, क्योंकि वो इस नदी को पार कर रहा है। ठीक है, उसके आर पार जा रहा है, तो हम यूज करेंगे अक्रॉस का। लेकिन मान लियो कि एक कोई टनल है, हमारे यहाँ पर एक पाइप है या कोई टनल है, और जब उसके एक सिरे से दूसरे सिरे पर, यानी कि वन साइड से दूसरी साइड जाते हैं, उसके अंदर से होकर जब हम गुजरते हैं, तब हम यूज करते हैं थ्रू का। ठीक है, अगर अंदर से होकर जा रहे हैं तो थ्रू का, और हम ऊपर से होकर जा रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड यानी कि उसको पूरा पार कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं अक्रॉस का। जैसे सड़क पार करना, अक्रॉस द रोड, या फिर रिवर पार करना, अक्रॉस द रिवर। और जब हम किसी चीज के अंदर से जा रहे हैं, तो जैसे टनल के अंदर से जा रहे हैं तो थ्रू द टनल, तो तब हम यूज करेंगे थ्रू का। तो यहाँ पर सेंटेंस देख लेते हैं, आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, कि मैंने नदी को पार किया, तैर कर पार किया। तो अक्रॉस किया यानी कि पार किया है, एक साइड से दूसरी साइड पे गया है, तो हमने यहाँ पर अक्रॉस का यूज किया है। नेक्स्ट करेंगे, द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल, कि जो ट्रेन है वो टनल से पास होकर जा रही थी। तो टनल से पास होकर जा रही है यानी कि थ्रू द टनल, टनल के अंदर से होकर गुजर रही थी, तब हमने यूज किया है थ्रू का। ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, कि वो रोड के पार
मेरा वेट कर रहा था। तो रोड के पार यानी कि उस पार, अक्रॉस यानी कि रोड को पार करके। यहाँ पे हम वन ऑन द अपोजिट साइड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑन द अपोजिट साइड, इस अक्रॉस का मतलब है ऑन द ऑपोजिट साइड, यानी कि जब दूसरी साइड पे कोई खड़ा है और उसके पास तक जाना है, या अपोजिट साइड का यूज करें दूसरी तरफ का, तब भी हम अक्रॉस का यूज करेंगे। और बोथ साइड यानी कि बोथ साइड, अगर दोनों साइड की बात हो रही है, बोथ साइड के लिए भी हम यूज करेंगे अक्रॉस का। ठीक है, जैसे आ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन, कि जो पेड़ है वो रेलवे लाइन के दोनों तरफ, यानी कि ये रेलवे लाइन है और पेड़ ऐसे गिर गया है बोथ साइड, तो इस पे भी टच हुआ है और यहाँ पे भी, तो हम बोलेंगे अक्रॉस द रेलवे लाइन, तो बोथ साइड पे गिर गया है। दैट कॉज एन एक्सीडेंट, जो कि एक्सीडेंट का कॉज बना। आई कम अक्रॉस हिम, अब यहाँ पे क्या है, कम अक्रॉस। केम अक्रॉस का मतलब होता है, ये पूरा एक ही वर्ड होता है, कम अक्रॉस, इसका मतलब होता है मिलना, कि मैं उससे मिला। तो आई केम अक्रॉस हिम, कि मैं उससे मिला। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम अक्रॉस से पहले केम को लगा दें तो इसका मीनिंग ही चेंज हो गया यहाँ पर। तब यहाँ पे मीनिंग इसका आर पार या एक साइड से दूसरी साइड नहीं रहा। कम अक्रॉस मतलब होता है मिलना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको अक्रॉस और थ्रू में क्या डिफरेंस होता है, और अक्रॉस का यूज हम कहाँ पर करते हैं। अक्रॉस का यूज करते हैं जब हमें एक साइड से दूसरी साइड जाना है, फ्रॉम वन टू द अदर साइड अगर हमें जाना है, तब हम अक्रॉस का यूज करेंगे। बोथ साइड के लिए भी कर सकते हैं, ऑन द अपोजिट साइड के लिए भी कर सकते हैं। और थ्रू का मतलब होता है जब हम किसी चीज के अंदर से होकर गुजर रहे हो, जैसे हम जंगल के अंदर से होकर गुजर रहे हैं तो थ्रू द जंगल, हम टनल के अंदर से होकर गुजर रहे हैं तो थ्रू द टनल, या हम खिड़की में से झांक रहे हैं, खिड़की के द्वारा झांक रहे हैं या देख रहे हैं तो थ्रू द विंडो। तो जब हम किसी चीज के थ्रू यानी कि उसके अंदर से होकर, उसके आर पार होकर हम कुछ कर रहे हैं तो हम थ्रू का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अक्रॉस और थ्रू में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑन और अपोन। तो यहाँ पे हमें दो वर्ड दिख रहे हैं, ऑन और अपोन। जैसे हमने ऑन और ऑन टू का यूज किया था, ऐसे ही ऑन और अपोन दोनों सेम है। ऑन जो है हमारा स्थिर चीजों के लिए यूज होता है, स्थिर चीजों के लिए, और जो अपोन है वो हमारा गति वाली चीजों के लिए होता है, गतिशील चीजों के लिए होता है, यानी कि जो हमारी मोशन में है उन चीजों के लिए यूज होता है अपोन। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, छोटा सा ही है ये, द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल पर है, तो वो स्थिर है यहाँ पर, तो क्योंकि वो टेबल पर रखी हुई है। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, अब जो कैट है उसने किसके ऊपर जंप किया है, रैट के ऊपर जंप किया है। तो अपॉन मतलब ऊपर, अपॉन का मतलब होता है ऊपर, कि कैट ने जंप किया है रैट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मोशन हुआ है, मोशन की वजह से हमने इसका यूज किया है, हमने किसका यूज किया है, अपॉन का यूज किया है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑन और अपॉन में क्या डिफरेंस है। ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। ऑन का मतलब होता है स्थिर चीजों के लिए, कोई चीज जब दूसरी चीज के ऊपर होती है, और अपॉन का मतलब होता है मोशन वाली चीजों के लिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ओवर और अंडर। ओवर माने ऊपर, जो कि अभी हमने देखा था, ओवर का यूज हमने यहाँ पे देखा हुआ है। तो ओवर माने होता है ऊपर, और अंडर मतलब होता है नीचे। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, ओवर एंड अंडर। अब जब ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, लेकिन यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, और अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे। अंडर का मतलब नीचे और ओवर का मतलब ऊपर, बट दोनों में आप देख रहे हो कि फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब एक दूसरे पर ऐसे टच नहीं हो रही हैं। अगर एक दूसरे पर टच हो रहे हैं तब हम ना तो ओवर का यूज करते, और ना ही हम ऐसी वाली चीजों के लिए अंडर का यूज करते हैं। सिर्फ ओवर और अंडर का यूज कब करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के थोड़ा ऊपर हो या फिर थोड़ा नीचे हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर इज अ फैन ओवर योर बेड, कि जो फैन है वो बेड के ठीक ऊपर है। तो हमने किसका यूज किया है, ऊपर, यानी कि आपस में टच नहीं है, थोड़ा ऊपर है, तो हमने ओवर का यूज किया है। कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, कैट जो है वो टेबल के अंडर यानी नीचे है। तो कैट कहाँ पर है, नीचे है, यानी यहाँ पर बैठी हुई है और आपस में टच नहीं हो रही है, तो हमने अंडर का यूज किया है। तो ये क्लियर हो गया होगा, ओवर और अंडर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाय एंड इन। तो बाय का यूज होता है हमारा किसी भी ट्रांसपोर्ट के लिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो बाय का यूज हम करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जब हम किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहीं जा रहे हो तब हम यूज करते हैं बाय का। जैसे आई एम गोइंग बाय कार, कि मैं कार से जा रहा हूं, तो बाय कार जा रहे हैं हम, तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का यूज हुआ है यहाँ पे। मोड जो है हमारा कार है, या फिर हम लिख देंगे बाय बस, बस के द्वारा जा रहे हैं, या फिर हम लिखेंगे बाय प्लेन, प्लेन के द्वारा जा रहे हैं,
या फिर हम लिखेंगे बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा जा रहे हैं। तो जब हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि इधर से उधर जब जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, तब हम हर ट्रांसपोर्ट के साथ बाय का यूज करते हैं। यानी कि बाय साइकिल, साइकिल के द्वारा जा रहे हैं हम, बाय रिक्शा, रिक्शा के द्वारा जा रहे हैं हम। तो किसी भी ट्रांसपोर्ट वाली कोई भी चीज हो तब हम यूज करते हैं बाय का, ठीक है। लेकिन अगर हम पैदल जा रहे हैं, अगर हम पैदल जा रहे हैं यानी कि फुट पर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तब हम यूज करेंगे ऑन फुट, ठीक है। कहीं पर भी हम पैदल जा रहे हैं तो ऑन फुट का यूज करेंगे। ऑन फुट का मतलब होता है, ऑन फुट का मतलब होता है वॉकिंग, ठीक है। ऑन फुट का मतलब होता है वॉकिंग और ऑन फुट मतलब होता है पैदल, यानी कि वॉक करके जाना। तो फुट के साथ हम यूज कर रहे हैं ऑन का, तो ये पूरा एक ही वर्ड होता है ऑन फुट, अलग अलग नहीं होता, ये एक ही वर्ड होता है ऑन फुट, और जिसका मीनिंग होता है वॉकिंग। तो जैसे हम लिखेंगे आई गो टू स्कूल ऑन फुट, कि मैं पैदल स्कूल जाता हूँ, वॉक करके स्कूल जाता हूँ, तो हम लिखेंगे आई गो टू स्कूल ऑन फुट। ये क्लियर हो गया। और कोई भी हमने अगर किसी भी मीडियम का, किसी भी मोड का यूज कर लिया, जैसे कार ले ली, बस ले ली, प्लेन ले लिया, साइकिल ले ली, रिक्शा ले ली, कहीं पर भी जाने के लिए, तब हम यूज करेंगे बाय का। ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम देख लेते हैं एक सेंटेंस, आई एम सिटिंग इन द कार, मैं कार में बैठ रहा हूँ। तो कार में बैठ रहा हूँ के लिए आई एम सिटिंग बाय द कार नहीं लिखेंगे यहाँ पे, या फिर हम लिखेंगे इन द कार, क्योंकि कार के अंदर बैठ रहा है। कहाँ पर बैठ रहा है वो? कार के अंदर। अगर हम लिखे आई एम गोइंग इन कार, आई एम गोइंग इन कार, कि मैं कार में जा रहा हूं, तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा, ये होगा गलत, क्योंकि मैंने भी क्या बताया कि हम कोई भी ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं तो हम बाय लगाएंगे। आई एम गोइंग बाय कार, तो इन कार नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे बाय कार का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम कार के अंदर बैठे हुए हैं, कार के अंदर की बात हो रही है, तब हम इन द कार लिखेंगे कि आई एम सिटिंग इन द कार। लेकिन उसके थ्रू अगर जा रहे हैं हम, कार के थ्रू या किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर हम जा रहे हैं, तब हम वहां पे बाय का यूज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि बाय और इन में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आफ्टर एंड बिफोर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट वर्ड है। आफ्टर मतलब होता है बाद में और बिफोर मतलब होता है पहले। तो जब भी कोई काम पहले के लिए यूज किया जाएगा बिफोर, और जब भी कोई काम बाद में हुआ हो तो आफ्टर का यूज करेंगे। ही केम टू इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कि वे काफी लंबे समय के बाद कहाँ आया? इंडिया आया। तो आफ्टर को यूज करते हैं हम टाइम के लिए, आफ्टर का यूज करते हैं टाइम के लिए, लेकिन जब हमारा मीनिंग क्या रहा हो? बाद में, कि काफी लंबे टाइम के लिए वो कहाँ पर आया? इंडिया आया। ही लेफ्ट अमेरिका, कि उसने अमेरिका छोड़ दिया बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, यानी क्रिसमस जो फेस्टिवल है उससे पहले ही उसने अमेरिका को छोड़ दिया। आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर क्रिसमस, यानी क्रिसमस से पहले ही मैंने अमेरिका छोड़ दिया था। तो यहाँ पे देखो पहले, सिर्फ हमें क्या यहाँ पर देखना था कि आफ्टर और बिफोर एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, और आफ्टर मतलब होता है बाद में और बिफोर मतलब होता है पहले। तो जब भी हम टाइम के लिए बाद में का यूज करेंगे तो आफ्टर लगाएंगे, और जब भी हम टाइम के लिए बिफोर का यानी पहले का यूज करेंगे तो हम बिफोर लगाएंगे। तो आई थिंक आपको आफ्टर और बिफोर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, टिल और अनटिल। टिल और अनटिल का मतलब होता है तक, जब तक या फिर तक। तो ये दोनों सेम चीज के लिए, सेम टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। ये दोनों का ही यूज हम टिल का और अनटिल का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब टाइम हमारा फिक्स होता है तब हम टिल और अनटिल का यूज करते हैं। जैसे द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अनटिल या टिल नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट सेशन यानी कि एक हमारा पॉइंट ऑफ द टाइम है, यानी कि बिल्कुल एक एक्यूरेट टाइम की बात हो रही है कि अगले सेशन तक बिल पास नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट बिल को पास नहीं करेगी। तो अनटिल का भी यूज कर सकते हैं हम, टिल का भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज टिल माने भी तक होता है और अनटिल माने भी जब तक होता है। दोनों का यूज टाइम के लिए किया जाता है और दोनों का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपको टिल का यूज भी कर सकते हो, अनटिल का भी यूज कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। और इसमें क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी है कि टिल और अनटिल हम दोनों को ही यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाय और टिल। बाय माने भी तक होता है, बाय का यूज भी हम टाइम के लिए करते हैं और टिल का भी यूज भी हम टाइम के लिए करते हैं। दोनों का मीनिंग होता है तक, ठीक है। बाय माने भी तक और टिल माने भी तक होता है। बट यहाँ पे क्या है कि बाय का यूज हम करेंगे पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए कि ही विल कम 2 AM, कि वो 2 बजे, 2 बजे हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। लेकिन टाइम यहाँ पे देखो 2 बजे, 2 बजे हमारा निश्चित समय है, 2 बजे हमारा निश्चित टाइम है। और अभी मैंने बताया था कि जो टिल है उसका यूज भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स टाइम के लिए करते हैं, बट वो फिक्स टाइम काफी लंबा चल सकता है। फिक्स टाइम के लिए करते हैं, लेकिन वो फिक्स टाइम कैसा होगा, काफी लंबा पीरियड होगा। जैसे हमने बात की थी नेक्स्ट सेशन की,
तो जो नेक्स्ट सेशन है उस तक, यानी कि नेक्स्ट सेशन हमारा काफी लंबा है, एक बिल्कुल फिक्स टाइम है, जैसे कि 2 बजे, 4 बजे, 2 दिन या फिर 2 o'clock। तो अगर इस तरह का टाइम हमें दिखाई दे तो हम बाय का यूज करेंगे। लेकिन जैसे नेक्स्ट विंटर, नेक्स्ट समर, नेक्स्ट सेशन, जैसे नेक्स्ट सेशन है या फिर नेक्स्ट विंटर है या फिर नेक्स्ट समर है या फिर आपका ले लो नेक्स्ट वेकेशन है, नेक्स्ट हॉलीडेज लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारे टाइम है ये काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। तो जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही हो जब हम टिल का यूज करेंगे, और जब बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो, तब हम यूज करेंगे बाय का। जैसे कि हमारा हो गया 2 AM, 3 PM, या हमारा हो गया 2 o'clock या फिर 4 o'clock, यानी कि हमारा जो टाइम है वो फिक्स है। तो देखो इस तरह के टाइम के लिए यूज करेंगे हम बाय का, और इस तरह के टाइम के लिए यानी कि जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही हो, जब हमें ये नहीं पता हो कि कितना टाइम लगेगा, तब हम यूज करेंगे टिल का। अब जैसे आई शैल वेट टिल फादर कम, तो फादर के आने तक, तो फादर का जो टाइम है आने का वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि फादर 2 घंटे में भी आ सकते हैं, 4 घंटे में भी आ सकते हैं, तो हमने टिल का यूज किया है। तो यहाँ पर हम बाय का यूज नहीं करेंगे। अगर आई शैल वेट बाय फादर कम्स तो ये रोंग होगा, या फिर ही विल कम टिल 2 AM, तो ये भी रोंग होगा, बिकॉज यहाँ जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो बिल्कुल फिक्स टाइम है। हालांकि जो टिल है उसके लिए भी हमने क्या किया था, फिक्स टाइम का यूज किया था, पॉइंट ऑफ टाइम का यूज किया था। बट ये पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ पर है, जैसे कि बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही हो, तब यहाँ पर हम इसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे। नेक्स्ट सेशन हो गया, नेक्स्ट विंटर, नेक्स्ट समर, नेक्स्ट हॉलीडेज, तब हम यहाँ पर टिल का यूज करेंगे। अगर बाय नेक्स्ट सेशन, बाय नेक्स्ट विंटर, बाय नेक्स्ट समर या बाय नेक्स्ट हॉलीडेज बोले तो ये रोंग होगा। तो हमें बताना है कि टिल और बाय दोनों में कहाँ डिफरेंस है, कैसा डिफरेंस है, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये समझ में आ गया होगा कि बाय और टिल का यूज हमें कहाँ पर करना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बिहाइंड और आफ्टर। देखो बिहाइंड वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है पीछे, और आफ्टर मतलब होता है बाद में। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। और जो आफ्टर होता है वो टाइम के लिए यूज होता है। आफ्टर का मतलब पीछे भी होता है, बट ये टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, बिहाइंड का हम पीछे वर्ड के लिए यूज करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज के पीछे है, छुपा हुआ है या पीछे रखा है, पीछे खड़ा है, तब हम बिहाइंड का यूज करेंगे। लेकिन आफ्टर हम सिर्फ टाइम के लिए यूज करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, कि उसने अपने आप को पेड़ के पीछे छुपा दिया। तो देखो पीछे की बात हो रही है तो बिहाइंड अ ट्री आएगा। माई हाउस इज बिहाइंड अ टेम्पल, कि मेरा जो घर है वो टेम्पल के पीछे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों में बिहाइंड का यूज हुआ है, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या रहा है कि किसी भी चीज के पीछे होना। जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारी प्लेस है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे है, बिहाइंड है। आफ्टर 2 hours, 2 घंटे के बाद ही वेंट होम, वह अपने घर चला गया। तो आफ्टर 2 hours, तो समय की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमने यूज किया है आफ्टर का। ही लेफ्ट वर्क, उसने काम करना छोड़ दिया। आफ्टर द टीचर हैड गॉन, यानी कि टीचर के जाने के बाद उसने काम करना छोड़ दिया। तो टीचर के जाने के बाद यानी कि समय की बात हो रही है कि जब टीचर चला गया उस समय के बाद उसने काम करना छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमने आफ्टर का यूज किया है। तो बिहाइंड और आफ्टर में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि बिहाइंड हमें सेंटेंस का मीनिंग देख के हमें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे बिहाइंड का यूज करने वाले हैं या आफ्टर का यूज करने वाले हैं। बिकॉज सिर्फ टाइम को देख लिया तो आफ्टर लगा देंगे, अदरवाइज वहां पर बिहाइंड आ जाएगा। तो आपको जितने भी मैंने यहाँ पे प्रेपोजिशन वर्ड दिखाए हैं, प्रेपोजिशन वर्ड जो मैंने आपको समझाए हैं, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। और जिनमें जो थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें किसी भी प्रेपोजिशन को अप्रोप्रिएटली कहाँ पर यूज करना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो अभी हम कुछ ऐसे प्रेपोजिशन देखेंगे जो फ्रेजल होते हैं। तो कुछ ऐसे यहाँ पे फ्रेज प्रेपोजिशन देखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा है वो फ्रेज प्रेपोजिशन है, जिसका मतलब होता है एज स्टेटेड बाय। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है एज स्टेटेड बाय, कि जैसा कहा गया है, के अनुसार। इसको हिंदी में हम बोलेंगे के अनुसार, किसी भी चीज के अनुसार ये काम किया गया। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म और कंडीशन के अनुसार, यानी कि जैसी भी टर्म और कंडीशन को स्टेट किया गया था, यानी कि कहा गया था, उसी को देखते हुए ही विल हैव टू फिनिश इट इन 2 days, कि उसको ये काम 2 दिन में खत्म करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू देखो हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, के अनुसार, यानी कि टर्म और कंडीशन में जो भी बोला गया उसको ही फॉलो करते हुए उसको ये काम 2 दिन में खत्म करना पड़ेगा, यानी कि टर्म और कंडीशन के अनुसार।
तो कहीं पर भी आपको अगर इस तरह का सेंस दिख रहा है कि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस या अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, या फिर आप देख सकते हो आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर, कि मैंने आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक्ट किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो सेंटेंस की आई एक्टेड, मैंने काम किया अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर, आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि के अनुसार, जैसे आपने बोला था उसके अनुसार ही मैंने काम किया है। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब हो गया के अनुसार, और इसको हम सेंटेंस में पहले भी रख सकते हैं। इसकी जो सिचुएशन होगी यानी कि इसकी जो पोजीशन होगी सेंटेंस के अंदर, वो पहले भी हो सकती है और बीच में भी हो सकती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा अकॉर्डिंग टू का मीनिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपना अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रेपोजिशन है वो है एग्रीएबली टू। एग्रीएबली टू का मतलब होता है विलिंग, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहमति से। सहमति से यानी कि विलिंगली, सहमति से या फिर इच्छा से, इच्छा से। तो यहाँ पर हम एग्रीएबली टू को एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि एग्रीएबली टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट की जो टर्म्स थी, उसके जो रूल्स थे, उसकी सहमति से वी विल पे, हम क्या करेंगे, हम पे करेंगे यू यानी कि आपको ₹2 लाख यानी कि 2 लाख रुपीस हम पे करेंगे। बट किससे, एग्रीएबली टू यानी कि सहमति से। किसकी सहमति, जो एग्रीमेंट पे टर्म्स रखी हुई है, टर्म्स जो लिखी हुई है उसकी सहमति से, यानी उसमें जो लिखा हुआ है उसकी इच्छा से। तो एग्रीएबली टू मतलब होता है इच्छा से, सहमति से। नेक्स्ट देख लेते हैं बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बाय फोर्स ऑफ। तो इसको हिंदी में बोलते हैं के सहारे से। के सहारे से यानी कि किसी के सहारे से या किसी भी काम के सहारे से। तो हम बोलते हैं इसको बाय डिंट ऑफ या बाय फोर्स ऑफ। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई पास द एग्जाम, मैंने एग्जाम पास किया बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क के सहारे से। किसके सहारे से, हार्ड वर्क के सहारे से। तो जहां पर भी आपको बाय डिंट ऑफ देखने के लिए मिले या फिर आपको वहां पे लिखना हो बाय डिंट ऑफ, तो हम उसको मीनिंग के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि के सहारे से, किसी भी चीज के सहारे से, किसी भी काम के सहारे से। जब दूसरा काम किया जाए तब हम यूज करते हैं बाय डिंट ऑफ का, या फिर बाय फोर्स ऑफ। अब ये देखो, ये भी एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है, बाय फोर्स ऑफ, के सहारे से। नेक्स्ट देख लेते हैं बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है थ्रू द यूज ऑफ, किसी के माध्यम से। बाय मीन्स ऑफ मतलब किसी के माध्यम से, किसी के नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे के माध्यम से, के माध्यम से। तो मीन्स मतलब होता है माध्यम। अभी यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ही अमेज्ड अ लॉट ऑफ मनी बाय मीन्स ऑफ शार्प प्रैक्टिस, यानी कि उसने कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज की हैं जिसकी वजह से, यानी कि कुछ ट्रिक्स यानी शार्प प्रैक्टिस की वजह से, शार्प प्रैक्टिस के माध्यम से। ही अमेज्ड अ लॉट ऑफ मनी, कि उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ही अमेज्ड। अमेज्ड मतलब होता है, अमेज्ड का मतलब होता है जमा करना, जमा करना या इकट्ठा करना। तो यहाँ पे ही अमेज्ड अ लॉट ऑफ मनी, उसने काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया के माध्यम से। किस चीज के माध्यम से, शार्प प्रैक्टिस, यानी कि कुछ तरीके अपनाकर, शार्प तरीके अपनाकर, शार्प तरीकों के माध्यम से उसने अ लॉट ऑफ मनी इकट्ठा कर लिया। तो बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है के माध्यम से। आपको क्लियर हो गया होगा, थ्रू द यूज ऑफ, यानी कि उसका शार्प जो प्रैक्टिस थी उसको यूज करके, थ्रू द यूज ऑफ, शार्प जो प्रैक्टिस उसने की थी उसके थ्रू, यानी कि उनको यूज करके, उनके माध्यम से उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं बाय वर्च्यू ऑफ। बाय वर्च्यू ऑफ, तो बाय वर्च्यू ऑफ का मीनिंग होता है बाय द अथॉरिटी ऑफ। बाय द अथॉरिटी ऑफ, इसका मीनिंग देख लेते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब है के आधार पर, के आधार पर। तो यहाँ पे जो हमारी ये प्रेपोजिशन है बाय वर्च्यू ऑफ, उसका मीनिंग होता है के आधार पर। तो द जज कैन पास द ऑर्डर, कि जो जज है वो ऑर्डर पास कर सकता है बाय वर्च्यू ऑफ हिज पावर, यानी कि उसकी पावर के आधार पर, उसकी पावर के आधार पर जज क्या कर सकता है, ऑर्डर को पास कर सकता है। ठीक है, तो बाय वर्च्यू ऑफ मतलब बाय द अथॉरिटी ऑफ, इसका मीनिंग होता है बाय द अथॉरिटी ऑफ। तो हिंदी में इसको बोलते हैं के आधार पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ मतलब होता है की खातिर, की खातिर, यानी किसी की खातिर या किसी के लिए,
यानी कि हम इसको इंडिकेट करते हैं पर्पस के लिए, किसी काम के लिए, पर्पस के लिए, फॉर द सेक ऑफ का यूज किया जाता है। तो सेव प्लांट्स, प्लांट्स को सेव करना है एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों की खातिर प्लांट्स को सेव करना चाहिए। तो फॉर द सेक ऑफ पूरा एक ही वर्ड है ये, फॉर द सेक ऑफ एक ही प्रेपोजिशन है ये, इसका मीनिंग होता है की खातिर। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ कि के लिए या की खातिर कहीं पर भी आपको इंडिकेट हो रहा है, यानी कि पर्पस इंडिकेट हो रहा है कोई भी, तो वहां पे हम फॉर द सेक ऑफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मीनिंग होता है इंग्लिश में एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, यानी कि की तरफ से, की तरफ से। तो यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, ही केम टू रिसीव, कि वे रिसीव करने के लिए आया अवार्ड को ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की तरफ से। यानी कि जो अवार्ड था उसके भाई को मिलने वाला था, बट उसका भाई नहीं आ पाया, तो उसने अपने भाई की तरफ से अवार्ड को रिसीव कर लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा की ओर से, यानी कि भाई की ओर से वो अपना वो अवार्ड रिसीव करने के लिए आया। नेक्स्ट देख लेते हैं इन फेवर ऑफ, टू द बेनिफिट ऑफ, इन फेवर ऑफ, यानी कि के पक्ष में, किसी के भी पक्ष में जब कोई काम करना हो, किसी के भी पक्ष में कोई बात करनी हो, किसी के भी लाभ में, यानी कि किसी के भी बेनिफिट के लिए, तो हम यूज करेंगे इन फेवर ऑफ का। ही वोटेड इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड, कि उसने वोट किया किसके पक्ष में, अपने फ्रेंड के फेवर में। इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड यानी कि अपने फ्रेंड के फेवर में, के पक्ष में उसने वोट किया। क्लियर हो गया आपको कि फ्रेंड को बेनिफिट होना था, इसलिए उसने वोट दिया अपने फ्रेंड को, यानी कि फ्रेंड के पक्ष में वोट दिया उसने। इन ऑर्डर टू, तो ये प्रेपोजिशन है हमारी इन ऑर्डर टू। तो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, यानी कि किसी भी पर्पस के लिए। इन ऑर्डर टू वी वेकेटेड द प्रीमाइसेस इन द ऑर्डर टू अवॉइड लिटिगेशन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वी वेकेटेड मतलब खाली कर दिया, प्रीमाइसिस मतलब कोई भी जगह है, प्रीमाइसिस हमारा हमने प्रीमाइसिस को खाली कर दिया इन ऑर्डर टू, किसके लिए, अवॉइड लिटिगेशन, यानी लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमा। तो मुकदमे को अवॉइड करते हुए, मुकदमे को अवॉइड करने के लिए हमने प्रीमाइसिस को वैकेट कर दिया, यानी कि जो वहाँ का एरिया था, प्रीमाइस था, उसको हमने खाली कर दिया। तो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है फॉर द पर्पस ऑफ, पर्पस क्या है, लिटिगेशन को अवॉइड करना। तो इसके लिए आएगा हमारा यहाँ पे के लिए, इन ऑर्डर टू यानी कि मीन्स के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ऑन अकाउंट ऑफ, यानी कि के कारण से। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण से, बाय रीजन ऑफ। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस द कंपनी हैज सफर्ड हैवी लॉस, यानी कि उसके नेग्लिजेंस के कारण। नेग्लिजेंस मतलब होता है कि जब हम अनदेखी करें, तो उसकी अनदेखी के कारण, उसकी अनदेखी के कारण से, ऑन अकाउंट मतलब के कारण से, उसकी अनदेखी के कारण से द कंपनी हैज सफर्ड हैवी लॉस, कंपनी को काफी सफर करना पड़ा। ठीक है, तो ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के कारण से, के कारण से, यानी कि नेग्लिजेंस मतलब अनदेखी, यानी लापरवाही भी बोल सकते हैं हम इसको, यानी कि उसकी लापरवाही के कारण से कंपनी को काफी सफर करना पड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्यू टू मतलब के कारण से, इसका मीनिंग भी के कारण से है। ड्यू टू हैवी रेन्स आई कुड नॉट कम, कि हैवी रेन की वजह से मैं नहीं आ सका। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिख रहा है कि हैवी रेन के कारण मैं नहीं आ सका। तो ड्यू टू हैवी रेन जो है हमारा, यहाँ पे ड्यू टू वर्ड जो है वो सेंटेंस में पहले दिख रहा है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे हमें ड्यू टू नहीं लगाना है, यहाँ पे हम लिखना है ऑनिंग टू हैवी रेन, कि हैवी रेन के कारण मैं नहीं आ सका। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ऑनिंग टू हैवी रेन्स आई कुड नॉट कम, कि हैवी रेन की वजह से मैं नहीं आ सका। यहाँ पर हम ड्यू टू नहीं लगाएंगे, बिकॉज कोई भी सेंटेंस ड्यू टू से स्टार्ट नहीं होता है। ड्यू टू को हम बीच में यूज करते हैं, सेंटेंस के शुरू में नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमें इसको लिखना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई कुड नॉट कम, कि मैं नहीं आ सका हैवी बारिश की वजह से। आई कुड नॉट कम ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन। तो हम सेंटेंस को ऐसे तो लिख सकते हैं कि भारी वर्षा की वजह से मैं नहीं आ सका, लेकिन अगर हमें सेंटेंस के शुरू में ड्यू टू दिख रहा है तो वो हमारा रॉन्ग होगा। उसकी जगह पर हमें ऑनिंग टू लगाना पड़ेगा, ऑनिंग टू हैवी रेन। सेंटेंस के बीच में हम ड्यू टू लगा सकते हैं,
और सेंटेंस के जो शुरू में हम ऑनिंग टू लगाएंगे। ये आपको क्लियर हो गया क्या? ऑनिंग टू को हम बीच में नहीं लगाएंगे, हम वहां पर ड्यू टू का यूज करेंगे जब भी हमें के कारण से अगर कहीं पर दिख रहा है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं विद रेफरेंस टू। विद रेफरेंस यानी कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। विद रेफरेंस का मतलब होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, यानी कि के संदर्भ में, के संदर्भ में। तो यानी कि किसी भी चीज के रेफरेंस में, रेफरेंस वर्ड आपको पता होगा, किसी भी चीज के रेफरेंस में या कॉन्टेक्स्ट में, तो जब भी हमें ये वर्ड दिखाई दे तो हम रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो देखो आप सेंटेंस विद रेफरेंस टू योर लेटर, कि आपके लेटर के रेफरेंस में, यानी कि उसके लेटर का रेफरेंस मिला उसको, तो 27 जुलाई 2021 को आई हियर बाय सबमिट माई रिप्लाई। तो यानी कि मैंने अपने रिप्लाई को सबमिट कर दिया था आपके लेटर के रेफरेंस में। तो रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि आपके लेटर के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में, रेफरेंस में। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पे हम किस पर्पस के लिए बात कर रहे हैं, कि कोई भी अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको किसी का रेफरेंस चाहिए होता है, तो आप उसका लेटर लेके गए तो आपको उस लेटर के रेफरेंस में जॉब मिल जाती है। तो यानी कि उस लेटर की वजह से, उसके कॉन्टेक्स्ट की वजह से। ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये आप देख चुके हैं कि हमने बहुत सारे यहाँ पे प्रीपोजिशन करी हैं, उनके रूल्स को पढ़ा है, काफी सारे हमने फ्रेजल प्रीपोजिशन भी देखी हैं यहाँ पर। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें इनको कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है। वैसे तो हम एक्चुअली में देखेंगे जितने भी हमारे फ्रेजल वर्ड होते हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशन होती है, हम इनको सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं, बट बीच में भी रख सकते हैं और स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमें इनको कैसे यूज करने हैं, कहाँ पर यूज करना है। तो आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।